हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका संपूर्ण बैच में। जल्दी से सारे बच्चे अपनी अटेंडेंस लगा देंगे। जय हिंद जय सी लिखकर लाइव चैट कमेंट सेक्शन में। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे एकदम जबरदस्त जबराट ओके रिपोर्ट होकर पूरी एनर्जी के साथ क्लास के अंदर आए होंगे। जल्दी जल्दी अटेंडेंस लगाओ, जल्दी जल्दी मेरे दोस्तों, जल्दी जल्दी सुपरफास्ट तरीके से अटेंडेंस लगा दो अपनी। जल्दी अटेंडेंस लगा देंगे सारे बच्चे फटाक से। और एक बार थम्स अप का इशारा दे दो आप दोस्तों, एक बार थम्स अप का इशारा दे दो, मैं क्लास को स्टार्ट कर दूंगा। हाँ जी, आपकी तरफ से थम्स अप का इशारा आ जाएगा, मैं क्लास को स्टार्ट कर दूंगा। इतने एक सुंदर सा पेन का कलर आप लोगों के लिए सेलेक्ट कर लेता हूं। देखेंगे आप, हरे रंग के पेन से आज क्लास को स्टार्ट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, दिस इज योर लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 3 ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। राइट, इशारा मुझे मिल गया है, चश्मा मैं उतार देता हूं। बहुत प्यार से, बहुत शांति से पढ़ेंगे। बहुत दिमाग लगाने वाला चैप्टर है, बहुत सारी प्रैक्टिकल बातें इस चैप्टर में तुम्हें पता लगती है, बहुत कुछ तुम सीखते हो। वॉइस फ्लक्चुएट हो रही है, वॉइस की प्रॉब्लम है क्या? वॉइस की दिक्कत है? अभी ठीक कराते हैं, वॉइस की दिक्कत है। आ रही है आवाज? आ रही है? अब बताओ, अब बताओ आवाज सही आ रही है? आवाज ठीक कर रही है भाई, आवाज ठीक कर रही है, बताओ सही आ रही है क्या? जल्दी से बता देंगे। और ये थोड़ा ज्यादा सुंदर नहीं लग रहा है मेरे को देखने में यार, थोड़ा सा इसको ऐसे 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 कर देता हूं। ए हाँ, अब करते हैं इसको। दिस इज लेक्चर नंबर 3, ऐसे सही लग रहा है अभी। हाँ जी, अब सही है, अब सही है दोस्तों, आवाज बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चलो जी, हम पढ़ रहे हैं यूनिट 2 द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रेड पॉलिसी। ट्रेड पॉलिसी के कौन से हथियार हैं हमारे पास, किन किन हथकंडों को इस्तेमाल करके हम अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। राइट, उन हथकंडों की बात करें तो दोस्तों इस चैप्टर के अंदर ओवरऑल आपको देखना है कि जो इंस्ट्रूमेंट है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। कुछ होते हैं टैरिफ, 17 तरीके के टैरिफ मैंने आपको बताए हैं। इन सभी से बेसिकली हम इंपोर्ट को कम करा सकते हैं। एक सब्सिडी भी था इसके अंदर, उससे इंपोर्ट को बढ़वा भी सकते थे, इंक्रीज भी करा सकते थे। तो इंपोर्ट को कंट्रोल करने के बेसिकली ये थे। अब आते हैं नॉन टैरिफ मेजर्स। नॉन टैरिफ मेजर को शॉर्ट में एनटीएम लिखूंगा। इसमें 2 तरीके के आपको पढ़ने हैं, 2 तरीके के। एक होते हैं टेक्निकल, एक होते हैं नॉन टेक्निकल। नॉन टेक्निकल दोस्तों देखो, ये मेजर्स जो है ना, मेजर्स का मतलब समझना आप, मेजर्स का मतलब है रूल्स एंड रेगुलेशंस। हमारे देश की सरकार ने एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड कुछ रूल्स और रेगुलेशन बनाए हैं, कुछ मेजरमेंट बनाए हैं। उन मेजरमेंट को फुलफिल करोगे तो तुम इंडिया के साथ ट्रेड कर पाओगे। ऐसे मेजरमेंट है, समझ लो, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो कुछ टेक्निकल है। टेक्निकल का मतलब होता है कि आप, यानी हमारा देश डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट की फीचर्स कैसी होनी चाहिए। जो भी प्रोडक्ट विदेश से हमारे इंडिया में आएगा उस पे हमने टर्म्स एंड कंडीशन लगा दी, कैसी फीचर होनी चाहिए, कैसी क्वालिटी होनी चाहिए। तो ये आपको 2 पढ़ने हैं। कितने पढ़ने हैं? 2 आपको पढ़ने हैं, ठीक है। और प्रोडक्ट की फीचर के अलावा जो दूसरे पैतरे हैं, दूसरी कंडीशंस हैं अदर देन फीचर्स, वो मैं बताऊंगा, वो पढ़नी है 13। तो कुल मिला के पहले इन पे फोकस करते हैं। तो 2 ये, 3 ये, इन पे आते हैं, फिर आगे के पे आएंगे, इसकी बात करेंगे। तो पहले इसको ही देख लेते हैं। 15 आइटम आपको पढ़ने हैं। इसमें से सबसे पहले
टेक्निकल एनटीएम पढ़ते हैं। एनटीएम नॉन टैरिफ मेजर को बोलूंगा, मतलब यहां पर टैरिफ नहीं है, टैक्स नहीं है। टैक्स तो ये खत्म हो गया, समझ रहे हो, टैक्स खत्म हो गया। टैक्स के अलावा कौन से रूल एंड रेगुलेशन इंडिया लगाता है, तो वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहले पार्ट में टेक्निकल है, दूसरे पार्ट में नॉन टेक्निकल है। तो नंबर 1 पे टेक्निकल वाले दो ही हैं, बहुत लप्पू से हैं, लेकिन नाम थोड़ा खतरनाक है। तो दोस्तों यहां पर एनटीएम आपका स्टार्ट हो रहा है। एनटीएम का मतलब क्या होता है, नॉन टैरिफ मेजर्स का यहां पर दिया हुआ है। कहता है नॉन टैरिफ मेजर्स, नॉन टैरिफ मेजर्स का मतलब कुछ ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन लगाना है जिसकी वजह से हम इंटरनेशनल ट्रेड की कंडीशंस को ऑल्टर कर दें। ऑल्टर मतलब चेंज कर दे। हमारा देश भी कुछ पर्सनल कंडीशन लगाता है, तो वो पर्सनल कंडीशंस, रूल्स एंड रेगुलेशन जो सेट करता है कि क्या क्या पॉलिसीज है, मतलब रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, इसके हिसाब से हमारे देश में ट्रेड होना चाहिए। अगर इंडिया की टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से आप इंडिया में माल भेजते हो तो इंडिया ट्रेड को फैसिलिटेट करता है। अगर आप इंडिया की टर्म्स एंड कंडीशन नहीं मानते तो इंडिया ट्रेड को रेस्ट्रिक्ट कर देगा। तो यही नॉन टैरिफ मेजर्स हैं। आप मानोगे तो भेज दो माल इंडिया में, नहीं मानोगे तो कहानी खत्म, समझ रहे हो। तो अब ध्यान देंगे, ये जो एनटीएम है इस दो पार्ट में, एक टेक्निकल, नॉन टेक्निकल मेजर्स। ठीक है जी, मैंने बताया था ये नॉन टेक्निकल मेजर्स। तो सबसे पहले टेक्निकल मेजर पढ़ते हैं दोस्तों। टेक्निकल मेजर्स वो मेजर्स होते हैं, टेक्निकल नाम क्यों रखा है, टेक्निकल इसलिए नाम रखा है कि प्रोडक्ट की टेक्निकल बातों से रिलेटेड है ये। मतलब प्रोडक्ट कैसे बनाया गया है, क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या फीचर्स होनी चाहिए, किसी को नुकसान देने वाला प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। लैग आ गया क्या, लैग 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 लैग, बच्चे बोल रहे हैं लैग आ गया। लैग के लिए वेट कर लेते हैं भाई। हाँ ठीक है, ऐसे ही पढ़ाएंगे। क्लियर हो गया, लैग केम लैग गोन, लैग आया और गया, ठीक है कोई बात नहीं। तो टेक्निकल मेजर्स वो होते हैं जो प्रोडक्ट से रिलेटेड होते हैं। बेसिकली ऐसे बोलते हैं ना, हमारा नेता कैसा हो, कैसा हो वो छोड़ो, हमारे देश में जो प्रोडक्ट आएगा इंपोर्ट होके वो कैसा हो। तो हमारे इंपोर्टेड प्रोडक्ट कैसा हो, उसके ऊपर दो तरीके के हमने कंडीशंस लगाई हुई है। पहली कंडीशन को बोलते हैं एसपीएस मेजर, इसके ऊपर क्वेश्चन भी है। फुल फॉर्म क्या है एसपीएस की, सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी। सैनिटरी का मतलब होता है साफ सफाई, फाइटो सैनिटरी का मतलब एक तरीके से मान लो नेचुरल साफ सफाई। ठीक है, दो मेजर है, साफ सफाई से प्रोडक्ट आना चाहिए हमारे देश में, और दूसरा है टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड, टीबीटी। ठीक है जी, टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड, टीबीटी। ये देख लेते हैं एक बारी ये क्या क्या मैटर है। चलो जी, प्रोडक्ट से रिलेटेड है। तो नंबर 1 पे हम देखेंगे टेक्निकल मेजर्स के अंदर एसपीएस मेजर्स, सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी। ये बोलते हैं कि हमारे देश में कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं आना चाहिए जो इंसानों की जान से सौदा करता हो। इंसान हो, जानवर हो, कोई भी जीव जंतु हो, उसको खाकर अगर वो इंजर्ड हो रहा है, उसको नुकसान हो रहा है, तो ऐसी चीज नहीं आनी चाहिए। बहुत सारे देशों की पॉलिसी है। अभी तुम्हें रिसेंट केस पता होगा, एवरेस्ट और एमडीएच के मसाले दूसरे देशों में नुकसान दे रहे थे उनको, तो उन्होंने उनको बैन करा दिया। तो हमारा देश भी काफी सारी चीजों को बैन करा देता है अगर हमारे देश में उस चीज का नुकसान हो रहा है तो बेसिकली ये वो मेजर्स होते हैं, दीज आर अप्लाइड टू प्रोटेक्ट ह्यूमन, एनिमल, प्लांट लाइफ। कोई भी प्रोडक्ट अगर इंसान, जानवर या पेड़ पौधों को नुकसान देगा, यहां से कोई रिस्क आ रहा है, ठीक है, कोई भी तुमने जो सामान बनाया है उसके अंदर कोई पेस्टिसाइड मिला दिया, कोई एडिटिव्स मिला दिए। एडिटिव्स का मतलब कुछ एडिशनल चीजें होती हैं जिससे नुकसान हो रहा है, इससे कोई बंदे को डिसीज हो रही है, बीमारी हो रही है, कोई परेशानी हो रही है, तो हम बोलेंगे भाई साहब आप मत भेजो हमारे देश में। तो एसपीएस मेजर वो मेजर होते हैं जिसके अंदर इन बातों का ख्याल रखा जाता है ताकि हमारे देश की बायोडायवर्सिटी प्रोटेक्ट रहे। मतलब हमारे देश का जो वातावरण है जहां पर हम लोग रहते हैं, हर एक जिंदा चीज प्रोटेक्ट रहे। अगर कोई इस चीज को नहीं मानेगा तो हम उसको बैन कर देंगे, यानी प्रोहिबिट कर देंगे। बस इतना ध्यान रखना है। जैसे कि अभी रिसेंटली एक चला था कि जिन देशों के अंदर बर्ड फ्लू फैल गया है, बर्ड फ्लू को एवियन फ्लू भी बोलते हैं, एवियन फ्लू,
जिन देशों में बर्ड फ्लू फैल गया है उन देशों को हमने मना कर दिया था कि हमारे देश में आप पोल्ट्री मत भेजो। पोल्ट्री का मतलब ये मुर्गियां मत भेजो, चिकन वगैरह मत भेजो। तो प्रोहिबिशन ऑफ इंपोर्ट ऑफ पोल्ट्री फ्रॉम द कंट्रीज अफेक्टेड बाय एवियन फ्लू। एवियन फ्लू का मतलब बर्ड फ्लू होता है। अब भैया तुम्हारे देश में मुर्गी बीमार है, मुर्गा बीमार है, उस बीमार मुर्गे को हमारे देश में भेज दोगे तो हमारे देश के लोग भी तो बीमार हो जाएंगे, समझे? ओके, ठीक है जी। ये पहला हो गया टेक्निकल मेजर्स में। अब दूसरे वाला बताता हूं। दूसरे वाला टीबीटी है। टीबीटी ध्यान रखना, इसको टेक्निकल ही बोलते हैं, ऑब्वियसली टेक्निकल है तो टेक्निकल ही आएगा। ये टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड के बारे में जाना जाता है। दोस्तों हमने बेसिकली टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड फूड रिलेटेड आइटम्स के चक्कर में बनाई है। जो भी खाने का आइटम बाहर से आता है तो उसकी क्वालिटी की इंश्योरमेंट देखनी पड़ती है। अगर वो क्वालिटी हमारे देश के मुताबिक बनाता है तो हम उसको सर्टिफिकेट देते हैं, भाई तेरा प्रोडक्ट ओके है तो हमारे देश में भेज दे। तो टीबीटी स्पेशली फूड प्रोडक्ट के लिए बनाई जाती है, लेकिन कुछ नॉन फूड प्रोडक्ट में भी ये लगती है। इसके अंदर हम देखते हैं कि उसका स्टैंडर्ड कैसा है, टेक्निकल रेगुलेशंस यहां पर लगाते हैं और चेक करते हैं कि जो प्रोडक्ट का साइज है हमारे देश के हिसाब से है नहीं है, डिजाइन है हमारे देश के हिसाब से है नहीं है, पैकेजिंग है हमारे देश के हिसाब से है या नहीं है। जैसे कि हम बोलते हैं कि भाई हमारे देश में जो भी खाने का सामान है, जो पैक्ड आइटम है, उस पर लाल रंग का वो बिंदु होगा तो वो नॉन वेज होगा, हरे रंग का बिंदु होगा तो वो वेज होगा। तो हमारे देश में कोई भी आइटम अगर तुम भेज रहे हो विदेशों से, हमने बोला तो ये निशान होना चाहिए, तो हमने लगा दिया ये निशान होना चाहिए ताकि लोग पहचान पाए। ठीक है, इसके अंदर एसपीएस वाले मेजर्स नहीं आते। एसपीएस को छोड़कर बाकी जो भी टेक्निकल मेजर्स हैं, साइज, डिजाइन, पैकेजिंग, क्वालिटी के, वो सारे इसके अंदर आते हैं। इसके अंदर हम टेस्टिंग करते हैं, सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं, बंदे का चेक करते हैं, भाई तू ओके रिपोर्ट का सर्टिफिकेट दे दिया फिर तू हमारे देश के अंदर आ जा। और हमने इससे रिलेटेड फूड लॉज बना रखे हैं, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं। ठीक है जी, तो मैंने बताया दोस्तों आपको, देखो क्या कराना चाह रहा था, नॉन टैरिफ मेजर में टेक्निकल करा दिए, अब नॉन टेक्निकल पे आएंगे। ये 13 है, ठीक है, इस पे ध्यान देंगे। उससे पहले मैं तुम्हारे कुछ डाउट्स देख लेता हूं, और यहां पर एक क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए मैंने डिस्प्ले कर दिया है, इसी बीच में क्वेश्चन भी चला दिया और डाउट्स भी देख लेता हूं। चलो क्वेश्चन करा देता हूं, पहले क्वेश्चन करा देता हूं। क्वेश्चन लिखा है एसपीएस मेजर और टीबीटी, ये दोनों टेक्निकल मेजर है, ये दोनों के दोनों टेक्निकल मेजर मानते हो? ठीक है, तो इससे रिलेटेड यहां पर क्वेश्चन पूछा हुआ है, इनसे रिलेटेड कुछ बातें लिखी हुई है। लिखा है दोनों मेजर्स परमिसेबल अंडर डब्ल्यूटीओ टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंट्रीज। कहता है दोनों के दोनों मेजर्स जो भी कोई देश बताता है वो डब्ल्यूटीओ में मान्यता प्राप्त होते हैं। जी हां, मान्यता प्राप्त होते हैं। ये कॉन्सेप्ट बताया नहीं था लेकिन एमसीक्यू के साथ बता रहा हूं। फिर मे रिजल्ट इन लॉस ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, इसकी वजह से डेवलपिंग कंट्री के अंदर नुकसान हो सकता है। हाँ हो सकता है, मान लो कोई डेवलपिंग कंट्री हमारे देश में प्रोडक्ट बनाकर बेच रही हो और हमें वो पसंद ना आया हो, कि हम कहेंगे हमारे देश के टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से नहीं है तो हम नहीं खरीदेंगे, तो उस कंट्री का नुकसान हो जाएगा। भाई जनरली डेवलपिंग कंट्री सारे स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं कर पाती, बहुत सारा पैसा लगता है। ठीक है, इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस टू द एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। कहता है जो भी कंट्री, देखो यूएसए से हमारे देश में कुछ माल आ रहा है तो हमारा देश इंपोर्टिंग कंट्री हो गया, यूएसए एक्सपोर्टिंग कंट्री हो गया। तो हमने बोला यूएसए को हमारे देश के टर्म्स एंड कंडीशन मान ले तब हमारे देश में माल आएगा, तो उसके लिए कंप्लायंस यानी फॉर्मेलिटीज बढ़ जाएंगी। किसके लिए? यूएसए के लिए फॉर्मेलिटीज बढ़ जाएंगी तो कुछ खर्चा भी बढ़ जाएगा। जी हां, बढ़ जाएगा। तो ऑल ऑफ द अबव आर द राइट, डी वाला सही है यहां पर। ठीक है, अब आपके डाउट्स भी कुछ साथ में देखना चाहूंगा। डाउट्स यहां पर देखते हैं। वॉइस फ्लक्चुएट हो रही है रूप को, और वो ठीक है, अब वो ठीक हो गई है। ठीक है, ठीक है भाई। हाँ 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 हाँ, अभिषेक सर प्लीज एक हेल्प, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, अभी से पढ़ाई शुरू करूं तो पास हो जाऊंगा। अभिषेक पास हो जाओगे भाई। चाणक्य 2.0 के जो मैंने लेक्चर्स लिए हुए हैं उसमें से आप रिवीजन करो, और पास होने की गारंटी तो मैं दिलाता हूं आपको। सैटरडे से आप लोगों के लिए मैं दे दनादन एमसीक्यू लेकर जा रहा हूं। सिर्फ पास होना है तो आप नॉर्मली उससे आसानी से पास हो सकते हो, लेकिन आपको अच्छे नंबर लाने हैं, 90+ टारगेट करो, तो कोर्स भी करके जाओ और वो एमसीक्यू सीरीज भी करो, तभी तुम अच्छे से कर पाओगे। राइट, तो मनोज काफी वक्त से कोई शॉर्ट वीडियो नहीं आई है, वो बिल्कुल शॉर्ट वीडियो आपके पास आएगी। सीए तौफिक करा दूंगा भाई, मेरी जान परेशान मत हो।
एसपीएस की फुल फॉर्म बताओ, सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर से अंशु रानी साथ में लिखी भी हुई थी। दे दनादन सीरीज में विकास कुमार पूछ रहे हैं ओनली एमसीक्यू ही होगा? नहीं यार, मैं प्लान कर रहा हूं दे दनादन सीरीज में जो चैप्टर आपको कराऊं पहले उस चैप्टर का एक चार्ट बना दूं, समरी बता दूं उस चैप्टर की, शॉर्ट समरी, और फिर उसके एमसीक्यू कराऊं। और जो जितना हल्का चैप्टर होगा उसकी उतनी छोटी समरी कराऊंगा। जैसे स्टार्टिंग के जो चैप्टर मैं करा रहा हूं, चैप्टर 1 चैप्टर 5, उसकी छोटी समरी कराऊंगा। चैप्टर बड़े होते जाएंगे तो उसकी समरी भी बड़ी करता जाऊंगा। और देखो, अब आपसे एक बात मैं कहता हूं, अभी मास्टर टेस्ट सीरीज लाइव हो चुकी है, मतलब जो आपका सब्जेक्टिव टेस्ट का जो टेस्ट है वो लाइव हो चुकी है, तो आप क्लासेस के बाद उसको टेस्ट को दो। और दोस्तों, मास्टर टेस्ट सीरीज देने के बाद अभी एक गूगल फॉर्म सर्कुलेट किया है ऐप के अंदर, आप उसको जरूर फिल करना, उस पर फीडबैक देना कि कैसा था ये। हाँ, केन बोल रही है हाँ सर फ्लो चार्ट बना देना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। हाँ ऋषभ गुप्ता, वो सारे डाउट के लिए देखो, बच्चे जिसको भी डाउट है ना वो मेरे साथ एंड तक बना रहेगा तो डाउट कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि एक दिन के अंदर सारे डाउट्स नहीं हो पाते। किसी को डर भी लग रहा होगा, किसी का सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ होगा, तो धीरे धीरे आप भी स्पीड बढ़ाओ और आप भी सिलेबस को कंप्लीट करो और मेरे साथ साथ रिवीजन करते जाना। बस चाणक्य 2.0 के मेरे लेक्चर जो आपको दिए हुए हैं प्लीज वो देख लेना, वो आपके बहुत ज्यादा काम में आएंगे। एक बार सिलेबस कंप्लीट करने के बाद वो लेक्चर देखोगे तो सही रहेगा आपके लिए। पृथ्वीराज सिंह बोल रहे सर मतलब एक और बार पढ़ाओगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। रिवीजन को रिवीजन बोलते हैं, रिवीजन को दोबारा सिलेबस कंप्लीट कराना नहीं बोलते। ठीक है पृथ्वी, तो ध्यान रखना इसको। ठीक है जी अभिषेक जी, आपका भी डाउट हो गया, आपने बहुत बार लिखा था उसके अंदर, तो चलो जी, डी वाला यहां पर राइट आंसर है। और अब देख लेते हैं कितने बच्चों ने सही आंसर दिया है। देव गुप्ता, पृथ्वी और कपिल देव ने सबसे जल्दी आंसर दिया। मोर देन 80% बच्चे थे जो सबसे जल्दी आंसर दे पाए। अब आते हैं दोस्त, वापस आपको बता रहा हूं, यहां बहुत लफड़ा है क्लासिफिकेशन में। नॉन टैरिफ मेजर्स मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन, टैक्स नहीं है ये। इसके अंदर दो पार्ट थे, एक प्रोडक्ट की क्वालिटी से रिलेटेड, फीचर साइज डिजाइन, बंदों को नुकसान कर रही है नहीं कर रही, तो उसके अंदर दो थे। अब आते हैं नॉन टेक्निकल मेजर्स, ये सिर्फ रूल्स है। क्या है ये? सिर्फ रूल्स। भाई साहब रूल सेट कर रखे हैं एक देश ने, प्रोडक्ट से रिलेटेड रूल नहीं है, ये कोई दूसरे ही रूल है, ऑफिशियल रूल है। ठीक है, ये रूल्स हैं, इसे नॉन टेक्निकल बोलते हैं, मतलब प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नहीं है, नॉन टेक्निकल है। ये पेपर वर्क हो सकता है रूल्स में, तो वो पढ़ रहे हैं। तो देखो दोस्तों, ये रहे नॉन टेक्निकल मेजर्स। ठीक है, आ जाओ जी आ जाओ। नॉन टेक्निकल मेजर्स रिलेट टू द ट्रेड रिक्वायरमेंट, फॉर एग्जांपल शिपिंग रिक्वायरमेंट, कस्टम फॉर्मेलिटीज, ट्रेड रूल्स, टैक्सेशन पॉलिसी। देखो जी, नॉन टेक्निकल मेजर्स वो मेजर्स होते हैं जिसके अंदर आप देखते हो कि एक देश क्या डिमांड कर रहा है, क्या रूल सेट कर दिए, किस हिसाब से शिपिंग होनी चाहिए इंडिया में। मतलब इंडिया में माल कैसा पहुंचना चाहिए, प्लेन से या जहाज से? जहाज में भी पहुंचेगा तो किस हिसाब से पहुंचना चाहिए। ठीक है, कस्टम फॉर्मेलिटीज क्या होनी चाहिए, हमारा एक कस्टम डिपार्टमेंट होता है, उसकी फॉर्मेलिटी पूरी करो, हमारे देश के ट्रेड के रूल को फॉलो करो, हमारे देश की टैक्सेशन पॉलिसी को फॉलो करो। तो ऐसी जो प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है कि प्रोडक्ट कैसे बनाए, उससे रिलेटेड नहीं है, उससे हटकर है, नॉन टेक्निकल हो गई है। अब इससे रिलेटेड जितनी भी फॉर्मेलिटीज हैं, जितने भी रूल हैं, हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखे हैं। ठीक है, हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखे हैं। तो दीज आर फर्दर डिस्टिंग्विश्ड एज, ये जो नॉन टेक्निकल मेजर्स हैं ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक है खतरनाक मेजर, एक है मीडियम मेजर और एक है हल्के मेजर। खतरनाक मेजर को बोलते हैं हार्ड मेजर। ये प्राइस और क्वांटिटी कंट्रोल मेजर्स होते हैं, यानी जब हम डायरेक्ट इंपोर्ट के प्राइस और क्वांटिटी को कंट्रोल कर रहे हैं तो ये खतरनाक मेजर है। अभी पढ़ेंगे इनके अंदर क्या क्या आते हैं। थ्रेट मेजर्स ऐसे हैं, सिर्फ थ्रेट दे रहे हैं, ये डंपिंग से रिलेटेड होते हैं। अगर कोई हमारे देश में डंपिंग कर रहा है तो हम एंटी डंपिंग एक्टिविटीज करेंगे और सेफ गार्ड मेजर्स अपनाएंगे, यानी कुछ ना कुछ उसका रेस्पॉन्ड करेंगे, सेफ्टी लेंगे, राइट। एक होते हैं अदर मेजर्स। अदर मेजर 3 तरीके के होते हैं दोस्तों, ये पैसों से रिलेटेड होते हैं, फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। हम कुछ ना कुछ इसके ऊपर कंडीशन लगा देंगे। तो देखो, अदर मेजर्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक इंपोर्ट पे कुछ ना कुछ हम रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे, वो क्या रेस्ट्रिक्शन थे वो नहीं दी हुई, कहते हैं इंपोर्ट पे जो मेजर इंपोज करेंगे वो इंपोर्ट रिलेटेड मेजर। एक होते हैं एक्सपोर्ट रिलेटेड मेजर, ऐसे जो एक्सपोर्ट पे लगाएंगे। और एक होते हैं प्रोसीजरल ऑब्स्टेकल्स, पीओ। प्रोसीजरल ऑब्स्टेकल सबसे मस्त है। अगर चाइना से कोई माल इंडिया में आना होगा तो इंडिया जानबूझकर देरी करेगा, इंडिया उसको अप्रूवल देगा ही नहीं, कहता रुक जा 2 दिन रुक जा। 2 दिन पूरे हो जाएंगे, कहेगा अभी रुक जा, तेरे माल को अप्रूव करेंगे, दूसरे काम में बिजी हैं, 4 दिन रुक जा।
जबरदस्ती कोई भी प्रोसेस लगा, प्रोसीजर का मतलब होता है प्रोसेस, लाइक क्या क्या स्टेप्स होंगे, कैसे माल इंडिया में आएगा। तो इंडिया भाई कभी कभी उसकी टेस्टिंग में ही बहुत टाइम लगा देगा, बोलेगा भाई तेरा माल अभी टेस्ट हो रहा है, डिले हो जाएगा। कभी कभी बोलेगा ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है, कभी कभी बोलेगा ऑफिशियल प्रॉब्लम है, एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम है, कभी कभी बोलेगा सर्टिफिकेट नहीं आ रहा। तो ऑर्गेनाइजेशन को डिफिकल्ट बना देगा ये कि चाइनीज लोग इंडिया के अंदर मुश्किल से सामान बेच पाए, जबरदस्ती की धक्का पेली करेगा यहां पर, समझ रहे हो। और ये दो मेजर्स की डिटेल में अगर बताऊं, एक्सपोर्ट रिलेटेड मेजर्स आपको पढ़ाऊंगा। कहां है ये एक्सपोर्ट रिलेटेड मेजर्स, ये रहे, ये अलग से पढ़ेंगे। और इंपोर्ट रिलेटेड मेजर्स वो हम पढ़ ही रहे हैं, सारे ही इंपोर्ट रिलेटेड मेजर्स हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना दोस्तों, फिर से बता रहा हूं, नॉन टेक्निकल मेजर्स रूल सेट किए हुए हैं, रूल को फॉलो करना है। इन सभी मेजर्स की तीन कैटेगरी है, खतरनाक जो प्राइस और क्वांटिटी से रिलेटेड, एमसीक्यू आ जाएगा, जो मेजर प्राइस और क्वांटिटी से रिलेटेड होते हैं वो कौन से होते हैं, हार्ड। जो डंपिंग और सेफगार्ड से रिलेटेड होते हैं वो कौन से होते हैं, थ्रेट। जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के रिलेटेड होते हैं वो कौन से होते हैं, अदर मेजर्स, ठीक है ना। इसमें फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट वर्ड ध्यान रखना, इसको भी बताऊंगा। अब हम नॉन टेक्निकल मेजर्स के 13 पॉइंट करेंगे, 13 पॉइंट, जिससे प्राइस और क्वांटिटी अफेक्ट हो रही होगी वो हार्ड मेजर होंगे, जिससे सेफ गार्ड की और एंटी डंपिंग की बात हो रही होगी इसके अंदर वो थ्रेट मेजर होंगे। इन 13 में जिससे फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की बात हो रही होगी वो अदर मेजर होंगे। अब ये एग्जांपल दिए हुए, 13 एग्जांपल दिए हुए हैं, उन 13 एग्जांपल्स इनके अंदर ही कहीं ना कहीं आते हैं, लेकिन मॉड्यूल ने बहुत बेकार क्लासिफिकेशन की है। मैं होता तो इन 13 में बताता कि कौन से हार्ड है, कौन से थ्रेट है, कौन से अदर मेजर है, लेकिन इसने बताया नहीं हुआ, सीधा 13 मेजर एक्सप्लेन कर दिए, सीधा बोल दिया जी नॉन टेक्निकल मेजर्स में 13 चीजें एक्सप्लेन कर दो। 13 चीजें एक्सप्लेन करनी है, वो 13 के लिए रेडी रहो तुम। 13 आइटम्स पढ़ने हैं भाई, इनके लिए तुम रेडी रहो। तो अब हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ नॉन टेक्निकल मेजर्स। नॉन टेक्निकल मेजर्स के टाइप्स पढ़ रहे हैं, अब रेडी रहो, थोड़ा दिमाग शांत कर लो, क्योंकि 13 चीजें पढ़नी है, हल्का आइटम नहीं है ये भी। जैसे कल 17 टैक्स पढ़े थे, आज 13 आइटम है, लेकिन ये टैक्स नहीं है। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं। पहला मेजर है इंपोर्ट कोटा। इंपोर्ट कोटा का मतलब, आप टैक्स मत लगाओ, टैक्स की तो बात ही नहीं हो रही। कोटा का मतलब होता है लिमिट। आप विदेशी कंट्री के ऊपर लिमिट सेट कर दो कि भाई साहब कितना आइटम तुम इंडिया के अंदर बेच सकते हो, राइट। मान लो भाई अभी इंडिया में चल रहा है फ्री ट्रेड, इंडिया और मॉरिशस का मान लो, इंडिया मॉरिशस का फ्री ट्रेड है, मतलब इंडिया और मॉरिशस में जो भी ट्रेड होगा उस पर टैक्स नहीं लगेगा। फ्री ट्रेड का मतलब होता है ट्रेड विदाउट टैक्स। और फ्री ट्रेड में 100 यूनिट का इंपोर्ट हो रहा है, 100 समोसे मॉरिशस इंडिया को बेच रहा है। देखो मॉरिशस इंडिया को समोसे बेचने लगा, मान लो 100 समोसे मॉरिशस इंडिया को बेच रहा है, ये फ्री ट्रेड है। अब इंडिया इस पे लिमिट कैसे लगा सकता है, भाई साहब इंडिया का मन करे तो इस फ्री ट्रेड की क्वांटिटी से कम भी लगा देगा, इंडिया का मन करे तो ज्यादा भी लगा देगा, कम करेगा कम भी लगा देगा और ज्यादा भी लगा देगा, ठीक है। कम और ज्यादा जैसे मर्जी कर देगा, जैसे इसका मन करेगा। तो क्या कर सकता है इंडिया, इंडिया फ्री ट्रेड लेवल से कम लगा देगा, मान लो 80 लगा देगा। कितना लगा देगा, 80। तो इंडिया को अगर मॉरिशस के समोसे पसंद नहीं है तो इंडिया बोलेगा तू कम समोसे बेच भाई, इंडिया के अंदर 80 समोसे बेच, ठीक है। इंडिया कभी कभी इससे ऊपर भी लगा सकता है, कहता है फ्री ट्रेड लेवल से ऊपर की लिमिट लगा दो 120 समोसे। अब बताओ नॉर्मली 100 समोसे इंडिया में आ रहे थे, इंडिया ने लिमिट लगा दी 120 की, इसका कुछ फायदा हुआ, ठुल्लू फायदा हुआ, इसका कोई फायदा नहीं होता। फायदा इसका होता है मतलब कि हम विदेशी इंपोर्ट कम करा रहे हैं, इससे कौन सा फायदा होगा। अबे बिना टैक्स के 100 समोसे आ रहे हैं, तुम 120 की लिमिट लगा के क्या ताऊ बन रहे हो, यहां पे दादा बन रहे हो क्या, हीरो बन रहे हो क्या, कुछ फायदा नहीं है इसका, कुछ फायदा नहीं है, राइट। तो इसको बोलते हैं बाइंडिंग कोटा, ये बाइंड कर दिया। इसको बोलते हैं नॉन बाइंडिंग कोटा, ये भी कोटा ही है, ये भी कोटा ही है। इंडिया बोल रखा है कि फ्री ट्रेड लेवल से ऊपर की क्वांटिटी पर अगर रेस्ट्रिक्शन लगाएगा तो नॉन बाइंडिंग कोटा, उससे नीचे लगाएगा तो बाइंडिंग कोटा, राइट। अब देखो दोस्तों, मान लो बाइंडिंग कोटा लगा रखा है,
80 समोसे ही मॉरिशस से इंडिया में आ सकते हैं। तो भाई सब लोग खरीद सकते हैं क्या? नहीं नहीं, इंडियन गवर्नमेंट जब ऐसा कोटा लगाएगी तो ट्रेडर्स को लाइसेंस बेचेगी, कहेगी जिस जिसके पास लाइसेंस है वही समोसे मंगा सकता है मॉरिशस से, और लाइसेंस की चार्ज करेगी फीस। दोस्तों इस फीस को बोलते हैं कोटा रेंट। सरकार ने कोटा लगाया है तो सरकार उसके लिए फीस चार्ज कर रही है, दिस इज कॉल्ड कोटा रेंट। कोटा रेंट आ सकता है पेपर में, एमसीक्यू में। अब ध्यान रखना, ये टैक्स तो है नहीं जो टैक्स से सरकार को कोई ना कोई रेवेन्यू आएगा। सरकार यहां पर लाइसेंस बेच बेच के पैसा कमाती है, सब लोग नहीं खरीद सकते, कुछ लोग खरीद लो। हाँ, सरकार ना बीच में पंगे ले तो यहां टीआरक्यू लगा सकती है। टीआरक्यू क्या होता है? टैक्स में पढ़ा था ना, टैरिफ में, कि हाँ भाई दारू की 2 बोतल पे तो कोई टैक्स नहीं है, 2 से ज्यादा लाओगे तो टैक्स देना पड़ेगा। यानी एक लिमिट तक तो कोटा है, उसके बाद अगर तुम एक्सेस चीज मंगा रहे हो तो आपको टैरिफ देना पड़ेगा। कोटा के अंदर मंगाओगे तो टैरिफ 0 है या कम है, लो है, लेकिन कोटा पार कर दोगे तो ज्यादा टैरिफ देना पड़ेगा। राइट? तो ये जो हम पढ़ रहे हैं, आप देखिए नॉन टेक्निकल मेजर्स, इसके अंदर पहला कोटा है। कोटा 2 तरीके का होता है, आप देखो, एक होता है बाइंडिंग कोटा, एक होता है नॉन बाइंडिंग कोटा। मेनली 2 ही तरीके का होता है, आगे और भी है, ठीक है। नॉन बाइंडिंग कोटा क्या होता है? जब लिमिट सेट बिलो द फ्री ट्रेड लेवल, 100 से नीचे की लिमिट सेट कर दी, लेकिन जब 100 या 100 से ज्यादा, 100 या 100 से ज्यादा की लिमिट सेट कर दी तो वो नॉन बाइंडिंग कोटा हो जाता है। और ये सब कुछ किया जाता है दोस्तों लाइसेंस बांट के, ठीक है। लेकिन जो नॉन बाइंडिंग कोटा होता है इसका लिटल इफेक्ट होता है ट्रेड पे। लिटल तो क्या, घंटा कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। ओके, रिपोर्ट है। अगले वाला देखो जी, समर्थ जोशी ने बोला समझ नहीं आया। समर्थ जोशी, मैं आपको दोबारा समझाता हूं। देखो भाई, वॉइस ठीक से नहीं आ रही क्या? क्या बोल रहे हो? वॉइस ठीक है क्या मेरी? थम्स अप कर दो यार, वॉइस ठीक है तो। अगर मेरी आवाज ठीक है तो थम्स अप कर दो। आप बस मेरी बात समझते जाओ। देखो जी, नॉन टेक्निकल मेजर पढ़ा रहा हूं, इसके अंदर पहला मेजर है, यानी पहली कंडीशन है कोटा, कि हमने लगा दिया कोटा मतलब लिमिट। विदेशी माल पे लिमिट लगा दी, एक लिमिट में तुम हमारे देश में सेंड कर सकते हो अपना माल, ठीक है। अब ये लिमिट 2 तरीके की हो सकती है, एक बिलो फ्री ट्रेड लेवल, एक अबव फ्री ट्रेड लेवल। बिलो फ्री ट्रेड लेवल को बोलते हैं बाइंडिंग कोटा, अबव फ्री ट्रेड लेवल को बोलते हैं नॉन बाइंडिंग कोटा। राइट? आवाज की प्रॉब्लम है क्या? फ्लक्चुएट हो रही है कुछ बच्चों के लिए। अब फ्लक्चुएट हो तो थोड़ी देर में बता देना। वॉइस इज फ्लक्चुएट इन बिटवीन, ठीक है। मैं देखता हूं देखता हूं देखता हूं देखता हूं। दोस्तों आवाज पे काम कर रहे हैं, आवाज पे काम कर रहे हैं। वॉइस चेक हो रही है, वॉइस चेक हो रही है दोस्तों, देखते हैं वॉइस, देखते हैं। अब बताओ आवाज सही है क्या? वॉइस क्लियर है? वॉइस को मेरे को बता दो, वॉइस का चक्कर नहीं होना चाहिए यार। सही है? वॉइस सही है क्या? वॉइस क्लियर है? थम्स अप कर दो एक बारी, वॉइस क्लियर है तो यार, क्लास को तभी आगे बढ़ाने का फायदा है। क्लियर आ गई? ओके है, चलो जी। आवाज ठीक आ रही है मुझे ऐसा लग रहा है। कोटा रेंट समझ नहीं आया। अब देखो दोस्तों, जब हमारे देश की सरकार कोटा लगाएगी, बोलती है कि लिमिट में समोसे आएंगे मॉरिशस से, तो जो लोग समोसे खरीदेंगे
उनको भी गवर्नमेंट अप्रूव करेगी। सब लोग मॉरिशस से इंपोर्ट नहीं करा सकते, कुछ लिमिटेड लोग ही इंपोर्ट कराएंगे, और जो जो इंपोर्ट कर सकता है उसको सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा। लाइसेंस मतलब अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो सरकार उस लाइसेंस की फीस चार्ज करती है, उस फीस को बोलते हैं कोटा रेंट। ठीक है, सरकार की कमाई हो गई एक तरीके से, राइट। और अब देखो दोस्तों, ये दो तरीके के इंपोर्ट कोटा थे, लेकिन मॉड्यूल के अंदर फर्दर दो तरीके के कोटा और दे रखे हैं। 2 दूनी 4 हो गए। ये पता नहीं कितना बेकार मॉड्यूल है। अबे मॉड्यूल को बोलना चाहिए था 6 तरीके का कोटा होता है, इसने बोला 2 का होता है, फिर बोला 2 का होता है, फिर और दोबारा बोलेगा 2 का और होता है, 2 टाइप का और होता है। कोई बात नहीं, हम ऐसे ही कर लेते हैं। आगे देखो, एक है टैरिफ रेट कोटा, जिसमें कॉम्बिनेशन है भैया दोनों पॉलिसी का, थोड़ा सा कोटा थोड़ा सा टैरिफ। दारू की 2 बोतल पे कोई टैक्स नहीं है, उससे ज्यादा लाओगे तो टैक्स है, वही वाला। एक होता है एब्सोल्यूट कोटा और कोटा ऑफ परमानेंट नेचर। ये परमानेंट बोल दिया, लेकिन परमानेंट होता नहीं है। सरकार कभी कभी जानबूझकर 2 महीने के लिए कोटा लगा देती है। सरकार कहती है अरे यार सुनो मेरी बात, 2 महीने तक तुम मॉरिशस से कम सामान लगाओ, कम सामान मंगाओ, 2 महीने तक मेरी बात मान लो। साल के 12 महीने में से सरकार कभी भी 2 महीने, 1 महीने, 4 महीने, जो भी सरकार को लगे, सरकार जब एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए कोटा लगाए तो इसको बोलते हैं कोटा ऑफ परमानेंट नेचर। यानी सरकार लिमिट कर देगी क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट टू अ स्पेसिफाइड लेवल ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। तो इससे भैया सरकार एक स्पेसिफाइड टाइम तक कोटा लगाएगी, और बाकी जो एनी टाइम ऑफ ईयर बचा है उसके अंदर इंपोर्ट कराते रहो, इंपोर्ट कराते रहो। मतलब एक लिमिटेड टाइम तक तुम सिर्फ 80 समोसे मंगाओ, 2 महीने तक 80 समोसे मंगा लो, बाकी 10 महीने जो बचे हुए हैं ना उसमें जितने मर्जी समोसे मंगा लो, कोई दिक्कत नहीं। ये है। चलो ये 2 टाइप ऑफ कोटा हो रहा है, फालतू की भसड़ मचाने के लिए 2 टाइप ऑफ कोटा और दिए, और नाम देकर भूल गया, मॉड्यूल नाम देकर भूल गया। बोलता है एक सीजनल कोटा होता है, एक टेम्परेरी कोटा होता है, इसको एक्सप्लेन ही नहीं किया। सीजनल कोटा जो हर सीजन में लगाया जाए, जैसा भी सीजन आए किसी भी प्रोडक्ट का आ सकता है। जैसे कि भैया इंडिया में आम का सीजन चल रहा है, तो इंडिया बोल देगा विदेशों से आम मत मंगाओ, इंडिया के ही बिकने दो, हो सकता है ना। एक होता है टेम्परेरी कोटा। टेम्परेरी का मतलब ये कोटा ऑफ परमानेंट नेचर बताया था ना, उसकी तरह ही हो गया कि एक लिमिटेड टाइम तक कोटा लगाना है, उसके बाद तुम जितना मर्जी माल मंगा लो। तुम बोलोगे सर फिर अलग से क्यों दिया हुआ है? टेम्परेरी देखो ऐसा होता है कि कोटा लग गया, अब ये नहीं बताया कि 2 महीने का या 1 महीने का है, सरकार ने बोल दिया कोटा लगा दिया है, इसको कभी भी हटा सकते हैं। जब सरकार पहले बताए कि 2 महीने का कोटा है तो इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट कोटा। जब सरकार बताए कोटा लगा दिया इसको जब मर्जी हटा देंगे, बताया ही नहीं है, तो ये होता है टेम्परेरी कोटा, राइट। कोटा के साथ सरकार जो पैसा कमाती है उसे बोलते हैं कोटा रेंट। ठीक है, कोटा से सरकार को कोई भी रेवेन्यू नहीं होता, टैक्स के तरह जैसे होता है वैसे नहीं होता, लेकिन जिस बंदे ने इंपोर्ट लाइसेंस खरीदा है सरकार से, वो सरकार को पैसे देगा, उसे बोलते हैं कोटा रेंट। ठीक है, ओके ओके, ठीक है। ये लाइन लिखी है, अगर कोटा को बिलो द फ्री ट्रेड लेवल सेट किया जाए, यानी बाइंडिंग कोटा हो, तो इंपोर्ट कम हो जाते हैं। हाँ, तो समोसा नॉर्मल आता है, आप 80 समोसे का कोटा रखोगे तो ऑब्वियसली इंपोर्ट कम हो जाएंगे, राइट। इंपोर्ट कम ही हो जाएंगे गवर्नमेंट के हिसाब से, राइट। इतना बोला हुआ है। तो ये पहला हथियार हुआ है, मैंने बोला 13 पढ़ने हैं। दूसरे नंबर का आएगा, दीज आर द प्राइस कंट्रोल मेजर्स। प्राइस कंट्रोल मेजर्स है दोस्तों, जैसे कि प्राइस कंट्रोल मेजर को अच्छे से समझेंगे हम। देखो ये है इंडिया, ये है रशिया। इंडिया में साइकिल अवेलेबल है 10,000 की, रशिया कहता है हमसे ले लो 7,000 की। इंडिया में ऑलरेडी साइकिल है 10,000 की, रशिया कहता है हमसे ले लो 7,000 की। तो सब लोग रशियन साइकिल पसंद करेंगे, हाँ भाई रशिया से साइकिल सस्ती आ रही है, ये ले लो ये ले लो ये ले लो, यही करेंगे। इंडिया बोलेगा अब कोई भी साइकिल इंडिया में आएगी, कोई भी साइकिल इंडिया में आएगी तो उसका रेट 10,000 ही होना चाहिए। मतलब बोलेगा सर ये तो वेरिएबल टैरिफ हो गया। नहीं नहीं, सरकार पैसा नहीं ले रही, सरकार बोल रही है रशिया को अपनी साइकिल 10,000 की बेच भाई, इंडिया में 7,000 की नहीं बेच सकते। सरकार पैसे नहीं ले रही, सरकार यहां पर टैरिफ चार्ज नहीं कर रही, तो वेरिएबल टैरिफ नहीं है, लेवल पे नहीं ला रही। सरकार उनको बोल रही है कि आप बेचोगे 10,000 का बेचोगे, उससे सस्ता नहीं बेच सकते।
तो ऐसा प्राइस कंट्रोल मेजर है, प्राइस को कंट्रोल ही कर दिया दोस्तों, इसको बोलते हैं पारा टैरिफ मेजर। मतलब टैक्स तो लगाया नहीं, पारा टैरिफ मेजर है। ठीक है, ओके। चलो जी, प्राइस कंट्रोल मेजर्स का मतलब क्या हो गया, ये इंपोर्टेड गुड्स पर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। जब इंपोर्ट प्राइस लोअर हो, रशियन साइकिल जब सस्ती मिल रही हो, तो इंडिया बोलेगा उसको एक एग्जैक्ट उसी रेट पर बेचो जिस रेट पे हमारे देश में बिकता है माल। और असली एग्जांपल है, इंडिया ने एक मिनिमम इंपोर्ट प्राइस सेट किया हुआ है सल्फर के लिए। सल्फर जो विदेशों से आता है वो बहुत सस्ता भी आता है, लेकिन इंडिया बोलती है तुम सस्ता बेचोगे तो हमारे देश के सल्फर बनाने वालों का नुकसान हो जाएगा, तो एक रेट सेट कर दिया। तो ये दूसरा मेजर था दोस्तों। तीसरे पे आते हैं फाइनेंशियल मेजर, पैसों के मेजर। पैसों के मेजर देखो जी, अगर सरकार चाहे, मान लो पाकी चोर बोल रहे हैं कि हाँ यार इंडिया हमसे प्याज खरीद ले, पाकी चोर बोल रहे हैं हम तुझे ऑनियन बेचेंगे, ऑनियन बेचेंगे, प्लीज मान ले, रिक्वेस्ट भी कर दी। पाकी चोरों ने इंडिया से रिक्वेस्ट भी कर दी कि प्याज हम बेचेंगे, ऑनियन ले लो, ऑनियन ले लो, ऑनियन ले लो। इंडिया लेना ही नहीं चाहता, लेकिन वो गिड़गिड़ा गए। तो इंडिया ने बोला ठीक है, ठीक है, तेरे से हम ऑनियन ले लेते हैं, लेकिन हम एक कंडीशन रखेंगे कि भैया तू ऑनियन तो बेच, तू पता नहीं कब अपनी औकात दिखा दे, तू 3 महीने का एडवांस भी दे, क्या पता तेरे ऑनियन सड़े हुए निकले, क्या पता पाकी चोरों ने सड़े हुए ऑनियन इंडिया को बेच दिए, तो वापस नहीं लेगा ना। तो इंडिया बोलेगा 3 महीने का तू पैसा दे हमें। अब इनको अपनी औकात पता लग जाती है, इनमें पैसा तो है ही नहीं, तो इंडिया ऑटोमेटिकली ऐसे कंट्रोल कर लेता है इनको। तो जब पेमेंट रिलेटेड टर्म्स हम डिफाइन कर देते हैं, क्या लिखा है, जब हम डिफाइन कर देते हैं टर्म्स ऑफ पेमेंट, जब हम पैसों की बात करने लगते हैं भैया कि कुछ तेरे को एडवांस पेमेंट हमारे पास जमा करनी पड़ेगी, क्या लिखा है, एडवांस पेमेंट रिक्वायरमेंट की बात कर लेते हैं। या हम बोल देंगे कि पाकी चोर सुन मेरी बात, हम तेरे को डॉलर नहीं पे करेंगे, फॉरेन करेंसी पे नहीं करेंगे, हम तेरे को रुपया ही पे करेंगे, अब देगा, तो वो थोड़ा सोचने लग जाता है, समझे। तो ये फाइनेंशियल मेजर्स होते हैं। फाइनेंशियल मेजर मतलब पैसों से रिलेटेड मेजर, चाहे तुम टर्म सेट कर दो, चाहे बोल दो भैया डॉलर में ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे, रुपया में ट्रांजैक्शन करेंगे, तो अगला बुरा मान जाएगा, वो करेगा ही नहीं ट्रेड, राइट। ओके जी, आगे बात करते हैं, एक मस्त वाली बात है। सरकार कभी कभी क्या करती है, सरकार कहती है कि हम ऑयल इंपोर्ट करा रहे हैं रशिया से, तुम्हें पता है रशिया से ऑयल भी आता है इंडिया में। अब सरकार कहती है रशिया से हम ऑयल इंपोर्ट कराएंगे, लेकिन ऑयल इंपोर्ट करने के लिए हमने चुना है 2 लोगों को, एक प्रिया इंपोर्ट करा सकती है, एक गीता इंपोर्ट करा सकती है, बस यही 2 लोग इंपोर्ट करा सकते हैं। ऐसा कर सकती है सरकार, जी हां कर सकती है, ठीक है। या फिर सरकार ऐसा कर सकती है कि एक बंदे को और बोल दे, वो हो तुम, तुम्हें बोल दे, तुम बोल दिया। यानी सरकार कंपटीशन को कंट्रोल करने के लिए अपनी मर्जी से अपने मनचाहे लोगों को अलाउ कर सकती है कि भैया तू इंपोर्ट करा, कोई और नहीं कराएगा। तो ये भी एक मेजर ही हो गया। ये प्रोडक्ट रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट इंडिया में कैसे आएगा उससे रिलेटेड मेजर जरूर है। ये टैक्स भी नहीं है, इसलिए इसको नॉन टेक्निकल मेजर बोलते हैं। तो दोस्तों इस मेजर का नाम है मेजर्स अफेक्टिंग कंपटीशन। मेजर्स अफेक्टिंग कंपटीशन में सरकार एक एक्सक्लूसिव स्पेशल प्रेफरेंस देती है, ग्रांट कर देती है, किसको, फ्यू लिमिटेड ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक ऑपरेटर्स को कुछ एक बढ़िया प्रिविलेज देती है, मतलब खास सुविधा प्रदान करती है। अपनी मर्जी से सरकार स्पेशल इंपोर्ट चैनल भी बना सकती है कि कैसे कौन हमारे देश के अंदर ये माल मंगा सकता है। जैसे कि सरकार ने वीट को इंपोर्ट करने के लिए एक स्टैट्यूटरी मार्केटिंग बोर्ड बना रखा है। सरकार एक स्टैट्यूटरी मार्केटिंग बोर्ड है, सरकार ने बोला है यही वीट इंपोर्ट कराएगा और कोई नहीं कराएगा, अपनी मर्जी से, समझ रहे हो, ठीक है। ओके जी, आगे बढ़ते हैं।
जैसे कि एक स्टेट ट्रेडिंग कंपनी है, सरकार ने बोला है स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, यही पाम ऑयल हमारे देश के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेगी, इसके पास मोनोपोली गवर्नमेंट ने रखी है। ये एग्जांपल है, हालांकि है मुश्किल एग्जांपल। आप केन केशवानी बोल रहे सर प्राइस कंट्रोल मेजर पे टैक्स नहीं लगता है ना? नहीं नहीं भाई, नहीं नहीं। अगले पे आ जाओ। अगला छठे नंबर का है गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट पॉलिसी। प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है परचेज, यानी बाय करना। भाई साहब, सरकार विदेशों से आने वाले माल को कंट्रोल करती है। कैसे? गवर्नमेंट कई बारी खुद परचेज कर लेती है माल। किससे? डोमेस्टिक फर्म से। गवर्नमेंट कहती है जो देसी फर्म्स है ना, क्या बोला मैं, परचेज पॉलिसी फ्रॉम देसी फर्म्स। देसी फर्म्स मतलब इंडियन फर्म्स। कहती है गवर्नमेंट कभी कभी एक मैंडेट यानी कंपल्शन लगा देती है कि कुछ स्पेसिफाइड परसेंटेज गवर्नमेंट जो परचेज करेगी वो डोमेस्टिक फर्म से होगा। मान लो गवर्नमेंट 100 किलो वीट परचेज करती है, तो गवर्नमेंट बोलती है हम 90 केजी इंडियन फर्म से खरीदेंगे, 90 केजी इंडियन से खरीदेंगे। तो इंडियन फर्म खुश हो जाती है और फिर फॉरेन से हमारे देश में 10 किलो ही आ सकता है वीट। रेस्ट्रिक्शन लग गई इंपोर्ट पे। जब ये अलाउ ही कर दिया तो इन एक्सेप्टिंग पब्लिक टेंडर्स अ गवर्नमेंट में गिव प्रेफरेंस टू लोकल टेंडर्स रादर देन फॉरेन टेंडर्स। यानी सरकार जब टेंडर एक्सेप्ट करती है, टेंडर मतलब क्या होता है, देखो सरकार को कुछ काम करवाना है, मान लो स्कूल की बिल्डिंग बनवानी है, हॉस्पिटल बनवाना है, गेहूं खरीदना है, कुछ भी खरीदना है, सरकार लोगों से टेंडर मंगवाती है। टेंडर का मतलब होता है कि भैया तुम बताओ तुम कितने में इस काम को करोगे, स्कूल की बिल्डिंग बनाओगे, रोड बनाओगे, कितने रुपए में बनाओगे। तो सरकार जो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट निकालती है इसको टेंडर बोलते हैं। जो सबसे कम पैसों में उसको बना रहा होता है सरकार उसको काम दे देती है करने के लिए। दिस इज कॉल्ड टेंडर, कि टेंडर पास हो गया, सबसे कम पैसे के अंदर जो काम कर रहा है उसको दे देंगे। सरकार कहती है कि अगर हमें 100 काम करवाने होंगे ना तो हम 90% काम इंडियन फर्म से करवाएंगे। हमने एक तरीके से कोटा ही सेट कर दिया ना, खुद का कोटा। गवर्नमेंट ने परचेज पॉलिसी डिसाइड कर ली कि हम तुमसे ही परचेज करेंगे, डरो मत, विदेशों से 10% मंगाएंगे। तो विदेशी अगर हमें कितना भी बेचना चाहे हम उनसे नहीं लेंगे, हम उनसे इतना सही लेंगे क्योंकि हमने खुद डिसाइड किया हुआ है। तो गवर्नमेंट का ही बड़ा रोल है। अब पवन कह रहा है सर नॉन टेक्निकल में कोई पर भी टैक्स नहीं लगता ना? नहीं लगता कोई पर भी टैक्स। एक छोटा सा था वो TRQ, टैरिफ रेट कोटा, तो थोड़ा सा घुसा हुआ था। ठीक है जी। 7वें नंबर पे आते हैं ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट। ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर कहता है जो भी इंटरनेशनल ट्रेड होगा उसके अंदर इन्वेस्टमेंट के कुछ मेजर लगाए हुए सरकार ने। यानी जो हम माल विदेशों से खरीद रहे हैं उसमें किस किस का पैसा इन्वेस्ट होगा, कैसे कैसे इन्वेस्टमेंट होगी, वो भी देख लेते हैं जरा। ठीक है, तो देख लेते भैया। कहता है कि सरकार ने जो भी माल इंडिया के अंदर आना है उससे रिलेटेड कुछ रूल सेट किए हुए हैं। तो दीज मेजर्स इंक्लूड रूल्स ऑन लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट। बेसिकली ये सब सरकार क्यों करती है? देसी लोगों को, देसी मतलब डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को बचाने के लिए करती है। तो वो कहता है कि कुछ हमने लोकल कंटेंट के ऊपर यहां पर कंडीशंस बनाई हुई है। दैट इज कंपल्सरी, मैंडेट मतलब कंपल्सरी, अ स्पेसिफाइड फ्रैक्शन ऑफ फाइनल गुड शुड बी प्रोड्यूस्ड डोमेस्टिकली। कहता है एक प्रोडक्ट का कुछ एक स्पेसिफाइड परसेंटेज डोमेस्टिक लेवल पे बननी ही चाहिए। फॉर एग्जांपल, इसको मैं ढंग से समझाना चाहूंगा और अच्छे तरीके से। फॉर एग्जांपल, अगर आप चाह रहे हो कि इंडिया के अंदर कार प्रोड्यूस करोगे, इंडिया के अंदर कार प्रोड्यूस करोगे तो कार बनाने के अंदर बहुत सारी चीजें लगेगी, टायर भी लगेगी, बॉडी के लिए लोहा भी लगेगा, स्टीयरिंग भी होगा, इंजन भी होगा। तो सरकार कभी कभी बोल देती है भाई साहब जो टायर है ना वो इंडियन होने चाहिए, MRF के टायर होने चाहिए। सरकार बोल देगी कि कुछ तो इंडिया से ही होना चाहिए, रूल सेट कर दिया। भाई कुछ कंपोनेंट तो इंडिया का लगा, समझ लो, कुछ कंपोनेंट तो इंडिया का लगा। कार तो इंडिया में बना रहा है, बहुत सारी चीजें इंपोर्ट कर रहा है, लेकिन तू बहुत सारी मत कर, कुछ तो इंडिया का लगा। ठीक है, तो कुछ तो इंडिया का लगा के चक्कर में यहां पर ये लग रखा है। कहता है ऐसी इन्वेस्टमेंट मेजर मतलब देसी इन्वेस्टमेंट भी होनी चाहिए। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, आप देखोगे ABC। पहला है रिक्वायरमेंट टू यूज सर्टेन मिनिमम लेवल ऑफ लोकली मेड कंपोनेंट्स। लोकली मेड कंपोनेंट्स मतलब देसी चीजों का इस्तेमाल करें। जो भी चीज तुम इंडिया में बना रहे हो उसको बनाने के लिए अगर इंपोर्टेड आइटम्स की जरूरत है तो ठीक है,
लेकिन कुछ ना कुछ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड कंपोनेंट्स उसके अंदर लगने चाहिए, तो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट भी कुछ लगनी चाहिए। ठीक है, ओके। रेस्ट्रिक्टिंग द लेवल ऑफ इंपोर्टेड कंपोनेंट्स, या फिर सरकार रेस्ट्रिक्शन कर सकती है कि विदेशों से जो माल आ रहा है इंडिया में उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दो। तो मत कर। सरकार क्या बोल रही है, ढंग से समझना जरा। सरकार बोल रही है पहले मेजर में कि कार तो इंडिया में बना रहा है, विदेशों से जो मर्जी इंपोर्ट करा ले, लेकिन कुछ ना कुछ इंडिया का यूज होना चाहिए। या सरकार ऐसा बोल देगी जो भी कार तो इंडिया में बना रहा है इसका 40% आइटम ही इंपोर्ट हो सकता है, बस बस कोटा टाइप लग गया। 40% आइटम ही इंपोर्ट हो सकता है, बाकी 60% रॉ मटेरियल तुझे इंडिया से लेना ही पड़ेगा। तो ये इंपोर्ट पे लगाम लगाई, ये डोमेस्टिक चीजों को अलाउ किया सरकार ने। देखा क्या किया, तो यहां गवर्नमेंट ने दो चीजें बताई कि इंपोर्टेड कंपोनेंट्स पे रेस्ट्रिक्शन लगा दी। ठीक है, अगला दिया हुआ है लिमिटिंग द परचेज और यूज ऑफ इंपोर्टेंट प्रोडक्ट्स टू एन अमाउंट रिलेटेड टू द क्वांटिटी और वैल्यू ऑफ लोकल प्रोडक्ट्स दैट इट एक्सपोर्ट। दोबारा पढ़ते हैं इसको। सरकार कह रही है कि लिमिट कर दो द परचेज और द यूज ऑफ इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स टू एन एक्सटेंट। अमाउंट का मतलब यहां पर एक लेवल तक आप इसको लिमिट में लगा दो कि तुम विदेशों से जो माल खरीद सकते हो, ठीक है, रिलेटेड टू द क्वांटिटी और वैल्यू ऑफ लोकल प्रोडक्ट्स दैट इट एक्सपोर्ट। मतलब कह रहा है कि इंडिया में कुछ लोकल प्रोडक्ट्स हैं जो हम एक्सपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, उसको हम कभी कभी विदेशों से इंपोर्ट भी कर लेते हैं। अच्छा देखो, अब मैं तुम्हें बताऊं, टायर इंडिया का भी है, टायर फॉरेन कंट्री का भी है। कार इंडियन भी है, कार फॉरेनर भी है। इंडिया से कार बिकती है फॉरेन कंट्री में, हाँ। हम फॉरेन कंट्री से कार खरीदते हैं, हाँ। तो कहता है कि जो इंडिया से बाहर जाती है ना कार, उसको भी लिमिट कर दो, उसको भी लिमिट कर दो, एक्सपोर्ट पे भी यहां लिमिट डाल दो। ठीक है, तो ये इन्वेस्टमेंट रिलेटेड है, इससे इंडिया का पैसा इंडिया में लग जाएगा, कुछ ना कुछ तरीके निकाले हैं। ठीक है, अगला दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन रेस्ट्रिक्शन। सरकार कहती है कि जो माल इंडिया में इंपोर्ट हो रहा है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, उससे रिलेटेड रेस्ट्रिक्शन है। तो लिमिटेशंस इंपोज्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स इन इंपोर्टिंग कंट्री। जो इंडिया है, इंडिया यानी इंपोर्टिंग कंट्री, इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कुछ लिमिटेशंस लगा दो। लिमिटेशंस का मतलब होता है कुछ कंडीशंस लगा दो, जैसे कि इन्वॉल्विंग एडिशनल लाइसेंस और सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट। यानी देखो, मॉरिशस से समोसा आया, मैंने खरीद लिया, अब मैं उस समोसे को इंडिया में बेच पाऊंगा या नहीं बेच पाऊंगा, उस डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क भी सेट कर दो। पहले तो सरकार बोलती थी कि कौन कौन समोसा खरीद सकता है, प्रिया और गीता, वो एजेंट सरकार ने डिसाइड कर दिए कि कौन कौन खरीदेगा, वो तो ठीक है, लेकिन खरीद के इंडिया में बांटना भी तो है, तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी डिसाइड कर दो। इस पे भी लगाम लगा दोगे, इस पे भी लगाम लगा दोगे, इसके लिए भी लाइसेंस और सर्टिफिकेशन इश्यू करना स्टार्ट कर दोगे, तो ये हो सकता है जैसे कि सरकार ने किया हुआ है कि विदेशों से अगर फ्रूट आएंगे, भाई असलियत में बोल रखा है, अगर विदेशों से फ्रूट आएंगे तो उसको रेडी पटरी वाला कोई नहीं बेच सकता। सरकार ने बोल रखा है अगर तुम विदेश फॉरेन कंट्री से ड्रैगन फ्रूट लेकर आ जाओ, कीवी लेकर आ जाओ, तो कोई रेडी पटरी वाला नहीं बेच सकता। उसको बेचेंगे वो सब आउटलेट जहां पर फ्रिज होगा, रेफ्रिजरेशन फैसिलिटी होगी, वो सब आइटम, वो सब लोग उसको बेच पाएंगे। लेकिन असलियत में ऐसा हो रहा है? असलियत में तो नहीं हो रहा, लेकिन पॉलिसी बनी हुई है, रेस्ट्रिक्शन दैट इंपोर्टेड फ्रूट्स में बी सोल्ड ओनली थ्रू आउटलेट्स हैविंग रेफ्रिजरेशन फैसिलिटीज। जिनके पास फ्रिज है वही बेच पाएंगे इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स को, बाकी और नहीं बेच पाएंगे। है ये सरकार ने लगा दी है कुछ। ठीक है, तो यहां पर किसकी बात हो रही है? रीसेल होने की बात हो रही है। मतलब इंपोर्ट तो मैं करा लूंगा, कोई बात नहीं, लेकिन इंपोर्ट करा के मैं देश के अंदर बेच नहीं पाऊंगा, इसके लिए नेटवर्क सरकार एस्टैब्लिश कर देगी। तो जब ऐसी कंडीशन लगा दी तो बड़ा मुश्किल काम हो गया यार। तो डर लगता है कि क्यों खरीदूं मैं विदेश से जब मैं बेच नहीं पाऊंगा। तो ये मेजर्स ऐसे ही हैं जो लगाम लगा रहे हैं। ठीक है जी, आगे आते हैं 9वें नंबर पे। दिस इज रेस्ट्रिक्शन ऑन पोस्ट सेल सर्विस। पोस्ट सेल सर्विस मतलब आफ्टर सेल सर्विस। सरकार कह रही है तू यूएसए से कार तो खरीद ले, यूएसए से तू टेस्ला की कार तो खरीद ले इंडिया में, लेकिन कार खरीदने के बाद इसकी सर्विस भी तो करानी होगी। इसकी सर्विस इंडिया में ही होनी चाहिए, मतलब इंडियन कंपनीज ही करेंगी। ऐसा असलियत में है। अमेरिका से आईफोन तो आते थे,
आईफोन के लेकिन जो इंडिया में सर्विस सेंटर होते थे वो इंडियन सर्विस सेंटर होते थे। अभी दिल्ली के साकेत और मुंबई के अंदर 2 एप्पल के ही अमेरिकन आउटलेट खुले हैं, वो चीज अलग है। लेकिन एप्पल के फोन अगर आज भी सर्विस सेंटर पर ले जाने हो तो एप्पल कंपनी के नहीं है, वो इंडियन बंदे के हैं, उसको एप्पल कंपनी ऑथोराइज करती है आफ्टर सेल सर्विस। मतलब कुछ ना कुछ तो इंडियन होना चाहिए यहां पर। तो ये भी एक रूल्स एंड रेगुलेशन है, ठीक है, ये भी एक रूल एंड रेगुलेशन है, ठीक है। तो ये 9वें नंबर का हो गया। कोई मैंने बीच में छोड़ा है क्या? केन बोल रहा भाई कुछ छोड़ दिया, कुछ छूट गया क्या बीच में? एक पॉइंट छूट गया क्या? हाँ, 3rd नंबर का पॉइंट छूट गया था भाई। दिस इज नॉन ऑटोमेटिक लाइसेंस एंड प्रोहिबिशन। सरकार बोलती है, ये तो सबसे पहले कराना चाहिए था, सरकार बोल देती है कि तुम कोई भी सामान बनाओगे सरकार से लाइसेंस लेकर ही उसको ला सकते हो। सरकार से लाइसेंस लेकर ही कोई भी सामान इंपोर्ट करोगे तो उसको गवर्नमेंट से लाइसेंस लोगे तब तुम खरीद सकते हो। यानी इसको बोलना नॉन ऑटोमेटिक लाइसेंस क्यों बोल दिया इसने भाई? मतलब सरकार यूं बोल रही है कि कुछ लोग सोचते हैं लाइसेंस ऑटोमेटिक मिल गया, मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा इंपोर्ट करा लो। भाई सरकार से लाइसेंस लो और कुछ चीजों को प्रोहिबिट भी करती है, मतलब मना भी करती है। क्या बोलती है देखो, दीज आर एम्ड एट लिमिटिंग क्वांटिटी ऑफ गुड्स दैट कैन बी इंपोर्टेड regardless of whether they are originate from different sources or from one particular supplier। इंडिया चाहती है कि हम विदेशों से जो इंपोर्ट आ रहा है उसको लिमिटाइज कर दें, तो इंडियन गवर्नमेंट कुछ लोगों को लाइसेंस बांट सकती है, चाहे वो जो सामान आ रहा है वो चाहे एक सोर्स से आ रहा है, एक सोर्स मतलब एक कंट्री से आ रहा है, चाहे वो अलग अलग देशों से आ रहा है, डिफरेंट सप्लायर से आ रहा है, ये मैटर नहीं करता। लेकिन इंडिया बोलेगी लाइसेंस लेना पड़ेगा आपको। तो उसके अंदर क्या बोल रहा है इंडिया कि दीज मेजर्स इंक्लूड नॉन ऑटोमेटिक लाइसेंस और कंप्लीट प्रोहिबिशन। सरकार कंप्लीट प्रोहिबिशन कर देगी, मतलब मना कर देगी कि आप नहीं खरीद सकते। फॉर एग्जांपल, इंडिया प्रोहिबिट इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ आर्म एंड रिलेटेड आइटम्स फ्रॉम पाकिस्तान। जैसे कि इंडिया ने कंप्लीट बैन लगा रखा है कि हम पाकिस्तान से माल खरीदेंगे ही नहीं, मतलब कौन सा? हथियार नहीं खरीदेंगे। इंडिया इराक से भी हथियार नहीं खरीदता, इंडिया ने इराक से भी बैन लगा रखा है। और अगर हम हथियार खरीद रहे हैं या कहीं से हथियार खरीद रहे हैं तो उस पर गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होती है, उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। लाइसेंस तो उन चीजों को भी लेना पड़ता है जिनका कोटा होता है, ठीक है। ये बीच में रह गया था, चलो जी अगले पे आ जाओ। 10वें नंबर का है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर। ये पता कौन सा है? ये कौन से वाला है? देखो ये तुम्हें याद आएगा, ये तुम्हें याद आएगा, जितने भी मेजर तुम्हें करा रहा हूं मैं, इसमें एक था ना ये प्रोसीजरल ऑब्स्टेकल्स। प्रोसीजरल ऑब्स्टेकल्स का मतलब होता है कि इंडिया प्रोसेस ही इतना लंबा कर देगा माल मंगाने का कि कोई खरीदे ही ना, या डिले हो जाए, उसको डिले हो जाए, लंबा टाइम लग जाए, ठीक है। बहुत सारी फॉर्मेलिटीज कर लेगा, कस्टम क्लियरेंस प्रोवाइड नहीं करेगा। विदेशों से जो माल आ रहा है इंडिया बोलेगा अभी रुक जा, अभी रुक जा, अभी रुक जा, थोड़ा बाद में आएगा, बाद में आएगा, राइट। तो ऑफिशियल प्रोसेस थोड़ा लंबा कर देगा इंडिया। ये बोलेगा कोई भी आइटम इंपोर्ट हो रहा है मैंडेटरी है, जो भी इंडिया ने प्रोसेस बनाया है वो प्रोसेस फॉलो करो। जब इतनी पनौतियां हो जाती है तो प्रोसेस फॉलो करने की क्लियरेंस लेनी पड़ती है। जो विदेशों से माल आएगा उसके लिए अलग अलग स्टेप पर अलग अलग फीस भरनी पड़ती है। विदेशों से माल आ रहा है, उसकी टेस्टिंग होगी तो उसकी फीस देनी पड़ेगी, राइट। तो यहां पर इससे ट्रांजैक्शन कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है और लोग कहते हैं अबे यार इतना सारा इंपोर्ट करने के लिए इतने सारे टर्म्स एंड कंडीशन है, मत मंगा मत मंगा, डिस्करेज हो जाता है, ठीक है। तो यार यहां पर जो इंपॉर्टेंट है, जो पॉलिसी है, इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव डिले होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और बाकी प्रोसीजरल ऑब्स्टेकल्स और लाइसेंस वगैरह ये सब भी इसके अंदर ही आता है। यहां भाई इतनी सारी चीजें करनी पड़ेंगी। अगला है रूल्स ऑफ ओरिजिन, मतलब माल इंडिया में आ रहा है वो कहां से आ रहा है। रूल्स ऑफ ओरिजिन, कभी कभी इंडिया रूल्स ऑफ ओरिजिन सेट कर देती है कि आप भाई इस देश से माल इंडिया में नहीं ला सकते। जैसे कि एक होता है प्रोहिबिशन, इंडिया ने बोला पाकिस्तान से हम माल नहीं खरीदेंगे, ठीक है। एक होता है रूल्स ऑफ ओरिजिन, मान लो कोई नेपाली बंदा इंडिया को माल बेच रहा है, तो इंडिया पूछता है
इंपोर्ट तो हम नेपाल से कर रहे हैं, लेकिन इंडिया पूछता है ये बना कहां पर है, ओरिजिन क्या है इसकी। अगर पता लग गया पाकि चोरों का बनाया हुआ है तो हम नहीं खरीदेंगे। यानी इंपोर्टिंग कंट्री से कोई बात नहीं है, ओरिजिन की बात हो रही है, ओरिजिन की ही बात हो रही है, ठीक है। और काफी बार हम कह देते हैं चल ठीक है खरीद रहे हैं पाकिस्तान से, लेकिन इस पे टैक्स बहुत ज्यादा लगाएंगे। तो कंट्री ऑफ ओरिजिन मींस कंट्री इन विच गुड वॉज प्रोड्यूस्ड। ओरिजिन ऑफ कंट्री का मतलब होता है जहां पर गुड्स का प्रोडक्शन हुआ है। तो भाई हमने इसके लिए कुछ क्राइटेरिया सेट किया हुआ है जो हम अपनी नेशनल प्रायोरिटीज में डिसाइड करते हैं, कि डिटरमाइन करते हैं द नेशनल सोर्स ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कौन से नेशन से बन के आया है, और अगर हमारा पसंदीदा नेशन नहीं है वो पाकिस्तान की तरह है तो मना कर देंगे, और कोई दूसरा देश है तो हम कुछ ड्यूटीज और रेस्ट्रिक्शंस भी लगा सकते हैं। ड्यूटीज का मतलब टैक्स यानी टैरिफ मेजर लगा सकते हैं, रेस्ट्रिक्शन का मतलब कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लगा देंगे, कुछ भी कर सकते हैं, हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ओके, रिपोर्ट 11 हो गए। अगला है सेफ गार्ड मेजर्स। सेफ गार्ड मेजर्स, देखो जी, अगर इंडिया को लगता है कि बहुत सारा इंपोर्ट हो रहा है इंडिया में, इंडिया को लगता है कि बहुत सारा विदेशी माल इंडिया में आ रहा है और इस वजह से इंडिया के डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को नुकसान हो रहा है, तो सेफ गार्ड मेजर लिया जाएगा। बहुत सारा इंपोर्ट आ रहा है, इंडिया के लोगों को लग रहा है कि भाई हमें नुकसान हो रहा है, तो मेजर टू रेस्ट्रिक्ट इंपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट टेम्परेरीली, हम टेम्परेरी लेवल पे बोल देंगे भाई रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, तू ठंड रख, ठीक है। इफ इट्स डोमेस्टिक इंडस्ट्री इज इंजर्ड, अगर हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री सीरियसली इंजर्ड हो रही है क्योंकि इंपोर्ट सर्ज हो गए थे, सर्ज मतलब इंक्रीज हो रहे थे, तो हम लिमिटेड टाइम के लिए नॉन डिस्क्रिमिनेटरी मेजर लगा देंगे। मतलब हम पूरी दुनिया को कह रहे हैं भाई हम भेदभाव नहीं कर रहे, हम सबको ही बोल रहे हैं मत बेचो इंडिया में सामान, हमारे इंडियंस को नुकसान हो रहा है, आप मत बेचो, सीधा बोल देंगे पूरी दुनिया को, ठीक है जी। ओके, लास्ट और 13 है एम्बार्गोज। एम्बार्गोज का मतलब होता है कंप्लीट बैन, मतलब कोई सुनवाई नहीं, हम बात भी नहीं कर रहे किसी से। भाई साहब, एक होता है प्रोहिबिशन मतलब बैन लगाना, हमने बोला कि ये चीज हम तुझसे नहीं खरीदेंगे, एक होता है एम्बार्गोस, कहानी खत्म। अरे भाई नहीं खरीद रहे, नहीं खरीद रहे, कोई हमसे आके बात मत करो, हमने बोल दिया कि इस स्पेसिफाइड पीरियड के लिए हम माल नहीं खरीदेंगे, ठीक है जी। तो एम्बार्गो इज टोटल बैन इंपोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट किसी पे भी लग सकता है, सम कमोडिटीज पे टू अ पर्टिकुलर कंट्री फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड, मतलब एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए लगता है। अब बच्चा बोलेगा सर ये क्यों लगता है, दिस इज ड्यू टू पॉलिटिकल रीजंस, राजनीतिक कारणों से लग सकता है, बाकी चोरों के साथ जैसे लगा हुआ है, या फिर ऐसा कि हमारी कंट्री में हेल्थ या रिलीजन को नुकसान दे रही हो, हमारे धर्म को खराब कर रही हो, है ना। दिस इज द मोस्ट एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ ट्रेड बैरियर, ये सबसे खतरनाक एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ ट्रेड बैरियर होती है। बंदा पूछेगा कि सर एक होता है प्रोहिबिशन, एक होता है एम्बार्गो, आप बोल रहे हो प्रोहिबिशन का मतलब भी बैन होता है, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन का मतलब नॉट अलाउड, नॉट अलाउड मतलब नॉट अलाउड, अलाउड ही नहीं है, हमने बैन कर दिया भाई, ऐसा हमने बैन कर दिया। एम्बार्गो का मतलब क्या होता है, एम्बार्गो का मतलब होता है ये भी कंप्लीट बैन है, लेकिन ये फिक्स्ड टाइम के लिए है, 2 महीने के लिए बैन है, 3 महीने के लिए बैन है, 4 महीने के लिए बैन है, इसका कोई फिक्स्ड टाइम नहीं है, हमने बैन कर रखा है। जब 4 महीने 2 महीने के लिए बैन किया जाए तो वो एम्बार्गो है, इसको ध्यान रख लेना, डिफरेंट चीज है ये। सर एज पर डब्ल्यूटीओ टोटल बैन तो पॉसिबल नहीं है ना, हाँ केन पॉसिबल है, किसने बोला टोटल बैन पॉसिबल नहीं है, अगर हमारे देश की सेंटिमेंट्स को अफेक्ट करेगा तो हम बैन लगा देंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है भाई, एक बार कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन बोल रही है, क्वेश्चन आया कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन टैरिफ बैरियर, क्या पूछा है, नॉन टैरिफ बैरियर। अब देखो भाई इस क्वेश्चन को थोड़ी देर में करेंगे, आप जवाब मत देना, मतलब आप बता दो नॉन टैरिफ बैरियर का मतलब है रेस्ट्रिक्शन नॉट इन फॉर्म ऑफ टैरिफ, मतलब टैक्स नहीं लगा रहे, टैक्स के अलावा कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पूछा है कौन नॉन टैरिफ बैरियर नहीं है, तो सिंपल ये पूछ रहा है कि टैरिफ बैरियर कौन है, भाई साहब यही तो पूछ रहा है,
टैरिफ बैरियर कौन है? टैरिफ बैरियर का मतलब टैक्स कौन है, यही पूछा इसने। टैक्स का मतलब ड्यूटी होता है। अब देखो कहता है तुम अपने देश में डॉक्यूमेंटेशन के रिक्वायरमेंट कॉम्प्लेक्स कर दो, मतलब डिफिकल्ट। विदेशों से जो माल आ रहा है उसके डॉक्यूमेंटेशन, भाई ये पेपर वर्क है तेरा फलाना ढिमकाना, तब तेरा माल आएगा, तो ये तो टैक्स नहीं है, ये तो नॉन टैरिफ बैरियर नहीं है। टैरिफ, ओ सॉरी, ये नॉन टैरिफ बैरियर है, टैरिफ तो नहीं आ रहा इसके अंदर, टैरिफ नहीं आ रहा तो नॉन टैरिफ है। अगला, इंपोर्ट कोटा लगा दो, ये भी टैक्स नहीं है तो ये भी नॉन टैरिफ है। ठीक है, अगला बोलता है प्री शिपमेंट प्रोडक्ट इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट लगा दो। कहता है सर्टिफिकेशन देंगे, टेस्टिंग करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, ये भी टैक्स नहीं है, टैरिफ बैरियर है। अगला बोला काउंटर वेलिंग ड्यूटीज, काउंटर वेलिंग ड्यूटीज ये टैक्स है। क्या होता है काउंटर वेलिंग ड्यूटीज? जब विदेशी गवर्नमेंट, चाइना की गवर्नमेंट अपने ही लोगों को बोले कि 2000 की सब्सिडी ले ले और 2000 सस्ता फोन बेच दे इंडिया में, इंडिया को पता लग जाता है, इंडिया इस पे 2000 का टैक्स फालतू लगा देती है, तो ये काउंटर वेलिंग ड्यूटीज होता है। ठीक है जी, सी वाला यहां पर सही किया है। ठीक है जी, एप्पल पटेल ने जल्दी आंसर दिया। एक और क्वेश्चन नॉन टैरिफ बैरियर से रिलेटेड पूछ लेते हैं। ठीक है, नॉन टैरिफ बैरियर के बारे में बात हुई है। इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, नॉन टैरिफ बैरियर में कौन नहीं आता? नॉन टैरिफ बैरियर में कौन नहीं आता? भाई साहब जब नॉन टैरिफ बैरियर है तो इसमें टैरिफ नहीं आएंगे। कौन नहीं आएंगे? टैरिफ नहीं आएंगे। बैरियर कैसी है? नॉन टैरिफ। समझ रहे हो? तो यार इसमें टैरिफ नहीं आएंगे, सब्सिडी नहीं आएगी, ध्यान रखना। ओ टैरिफ नहीं आएंगे, सब्सिडी कह रहा हूं। बी वाला इज द राइट आंसर। अब तुम पूछोगे सर ये होता क्या है? देखो देवगुप्ता ने सबसे जल्दी आंसर दिया, आप मेरी बात समझना। नंबर 1, जब हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो इंटरनेशनल ट्रेड को कम करने के लिए, मतलब मान लो इंपोर्ट को रिड्यूस करने के लिए, अगर हम नहीं चाहते कि विदेशों से माल हमारे देश में आए तो हम 2 तरीके की बैरियर्स उसमें लगाते हैं। 2 टाइप्स ऑफ बैरियर्स उस पर लगाते हैं। मॉड्यूल में नहीं दिया इस तरीके से, ध्यान रखना। अगर हम नहीं चाहते विदेशों से हमारा ट्रेड हो, इंपोर्ट हो, तो हम 2 तरीके की बैरियर उसके ऊपर लगाते हैं। एक होती है टैक्स बैरियर, जिसे बोलते हैं टैरिफ बैरियर। ये सब चीजें तुमने पढ़ी थी, 17 टाइप ऑफ टैक्स पढ़ चुके हो, ये सब इसमें था। एक होती है नॉन टैरिफ बैरियर। नॉन टैरिफ बैरियर ये नहीं पढ़ी अभी तक आपने। नॉन टैरिफ बैरियर बिल्कुल जो नॉन टैरिफ मेजर्स होते हैं उनकी तरह ही होती है। लेकिन मेरे दोस्त जो नॉन टैरिफ मेजर पढ़े हैं ना आपने, इसके अंदर 2 पढ़े हैं, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। टेक्निकल में 2 थे एसपीएस वाले, और नॉन टेक्निकल में अभी 13 पढ़े हैं आपने, है ना? ये पढ़े हैं ना। इन सबका पर्पस इंपोर्ट को रिड्यूस करना नहीं होता। इन सबका पर्पस इंपोर्ट को रिड्यूस करना नहीं होता। हम इन सब में बोलते हैं हमारी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, अगर आप फुलफिल करते हो तो इंपोर्ट कर दो, अगर आप फुलफिल करते हो तो इंपोर्ट कर दो, है ना? लेकिन इनके अंदर एम्बार्गो, प्रोहिबिशन, कुछ ऐसी चीजें हैं जो बैरियर की तरह इस्तेमाल करती है। ऐसा बोलते हैं दोस्त, अगर ये सब नॉन टैरिफ मेजर हैं तो इसके अंदर छोटू सा नॉन टैरिफ बैरियर भी है। समझ लो? मतलब नॉन टैरिफ मेजर का मतलब टैक्स तो नहीं है, लेकिन हम कुछ प्रावधान रखे हुए हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन है, ये फॉलो करोगे तो हमारे देश में माल भेज दो। लेकिन इसमें भी 2-4 आइटम ऐसे हैं जिससे हम माल मना कर रहे हैं, बैरियर लगा रहे हैं, तो इसलिए बोलते हैं नॉन टैरिफ बैरियर इज अ पार्ट ऑफ नॉन टैरिफ मेजर्स। और मॉड्यूल में पार्ट नहीं लिखा, मॉड्यूल में लिखा है सबसेट। सबसेट मैथ्स का वर्ड है, सबसेट का मतलब पार्ट ही होता है। इसके ऊपर एमसीक्यू आ जाता है, ये लैंग्वेज बनती है, एनडीपी इज सबसेट ऑफ एनटीएम। समझे? इसके ऊपर बीच में मैंने आपको एक कंटेंट दिखाया तो था, लेकिन पढ़ाया नहीं था। ये रहा, ये लिखा नॉन टैरिफ बैरियर्स एनटीबी आर डिस्क्रिमिनेटरी एनटीएम।
कहता है एनटीएम होती है वो सबके लिए होती है, पूरी दुनिया के लिए इंडिया ने बना दिया, ठीक है, लेकिन वो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होती है, इसमें कुछ डिस्क्रिमिनेशन कर दो भाई साहब कितना टैक्स लगेगा, मतलब तेरे लिए ऐसी कंडीशन है कि हम इसको नहीं मंगा रहे सामान को, राइट। ओके, तो नॉन टैरिफ बैरियर का मतलब यार तुम सीधा सीधा बोलो कि हम प्रोटेक्शन चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, प्रोटेक्शन चाह रहे हैं, हम तुमसे सामान नहीं खरीदेंगे, इसका डिस्क्रिमिनेटरी इंटेंट है, पाकिस्तान से हम सामान नहीं खरीदेंगे, तो हमने भेदभाव कर दिया पाकिस्तान के साथ, कर दिया भाई कर दिया। तो ये लाइन ध्यान रखना, एनटीबी आर दस अ सबसेट ऑफ एनटीएम, बस ये लाइन यहां पर ध्यान रखनी है, ठीक है। और ये फेवर करता है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को, अरे सारे के सारे ही डोमेस्टिक इंडस्ट्री को फेवर करते हैं, आपको बताइए। इसको मैं लास्ट में डाल देता हूं, मॉड्यूल में तो यहां लिखा है, अब इधर देखो दोस्तों, इस पूरे चैप्टर के अंदर आप क्या देख रहे थे कि इंटरनेशनल ट्रेड में इंपोर्ट को कंट्रोल करने के लिए 17 टैरिफ, कहीं कहीं छोटा मोटा एक्सपोर्ट वर्ड भी यूज हुआ है, और टैरिफ के अलावा जो दूसरे मेजर्स हैं वो पढ़े हैं हमने। अब भाई साहब एक्सपोर्ट को कंट्रोल करने के 4 मेजर पढ़ने हैं, बहुत लप्पू से है, इतने आसान है, बस पूछो मत। मतलब क्या हम एक्सपोर्ट को भी कंट्रोल कर सकते हैं क्या? इंडिया में बेसिकली एक्सपोर्ट को कंट्रोल कम ही किया जाता है, तो इसलिए एक्सपोर्ट कंट्रोल करने के कम ही मेजर्स देखने को मिल रहे हैं आपको यहां पर। सर ने पोल लाके भी बंद करना चाहिए, पोल मैंने बंद नहीं किया क्या? मत कर दिया था यार। तो अब आप पढ़ोगे एक्सपोर्ट रिलेटेड मेजर्स, किस किस चीज के एक्सपोर्ट की हम बातें करते हैं उस्ताद, तो ये देख लो एक्सपोर्ट रिलेटेड मेजर्स आपके सामने है। तो पहले नंबर पे तो पहला ही आना चाहिए था, ये रे जी, या तुम्हें जानते ही हो कि ये कौन से मेजर्स हैं, ठीक है। ये एक्सपोर्टिंग कंट्री पे लगते हैं, इंडिया अगर माल बेचेगा किसी को तो इंडिया एक्सपोर्टिंग कंट्री है, उस पे लगेगा। इसके अंदर टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब घुसा दिए है, इसके अंदर इतनी क्लासिफिकेशन नहीं कर रखी है, ऐसे ही 4 बता दिए। बोलता है या तो बैन कर दो, एक्सपोर्ट बैन कर दो, ऐसा एग्रीकल्चर के मामले में होता है, जब अपने देश के अंदर फूड ग्रेन की शॉर्टेज हो रखी होती है तो इंडिया अलाउ नहीं करता कि विदेशों में हम उसको बेचे। टमाटर तो खुद के देश में महंगे हैं और तुम बेच रहे हो पाकिस्तान को, नहीं नहीं ऐसा नहीं होने देगा इंडिया। तो डोमेस्टिक कंजम्पशन को सेटिस्फाई करने के लिए प्याज, गेहूं, टमाटर, इन सबकी अगर शॉर्टेज इंडिया में दिखाई दे रही है तो इंडिया बेसिकली उसको बैन कर देता है कि एक्सपोर्ट मत करो भाई, देश के अंदर ही बेचो। और कुछ चीजों पर इंडिया टैक्स लगा देता है, कहता है कुछ चीजें अगर तुम इंडिया से बाहर बेच रहे हो तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा टैक्स लगाने से, लेकिन हम फिर भी टैक्स लगाएंगे। टैक्स कोई भी हो सकता है, वो टैक्स कोई भी हो सकता है, चाहे वो स्पेसिफिक टैक्स हो या वो परसेंटेज में एड वैलोरम टैक्स हो, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। टैक्स हो गया नॉर्मल, आपको इतना ध्यान रखता है। जब एक्सपोर्ट पे टैक्स लग जाता है ना तो बंदे क्या, टैक्स किसको देना पड़ेगा? ये ऑब्वियसली एक्सपोर्ट पे टैक्स लगाया तो जो बंदा एक्सपोर्ट कर रहा है उसको टैक्स देना पड़ेगा। मान लो मैं 5 रुपए के आलू बाहर बेच रहा हूं, सरकार बोलती है 6 रुपए का टैक्स दे, तो अब 6 रुपए सरकार को ही दे दूंगा यार, तो नुकसान हो गया ना। तो मैं एक्सपोर्ट कम करूंगा, एक्सपोर्ट कम करूंगा तो अपने देश में ही बढ़ा दूंगा माल, तो इट इंक्रीज डोमेस्टिक सप्लाई। इसकी वजह से हमारे देश के अंदर ही सप्लाई बढ़ जाती है। एक्सपोर्ट पे टैक्स लगेगा तो देश के अंदर सप्लाई बढ़ जाएगी, तो देश में डोमेस्टिक प्राइस कम हो जाएगा, रिड्यूस द डोमेस्टिक प्राइस। बस इतना ध्यान रखना है आपको, क्योंकि जिस चीज की अवेलेबिलिटी है उसका रेट कम हो जाता है ना। टमाटर बड़े मजेदार। अच्छा जी, तीसरा, सरकार कुछ चीजों को बोलती है तुम एक्सपोर्ट करो भाई, एक्सपोर्ट करो। जो चीज हमारे देश में ज्यादा होती है सरकार कहती है आप इसको एक्सपोर्ट करना स्टार्ट करो, धड़ल्ले से एक्सपोर्ट करो, आप इसको भैया एक्सपोर्ट पे एक्सपोर्ट करो। एक्सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट सब्सिडी देगी और कुछ और इंसेंटिव दे सकती है, कुछ और कॉम्पनसेशन दे सकती है, भाई आप इसको एक्सपोर्ट करो, इंडिया से वापस लो। जैसे कि एक्सपोर्ट सब्सिडी दे देगी, मतलब सरकार कुछ एडिशनल पैसा देगी, या सरकार ने जो टैक्स लगा रखा था उसको ड्रॉबैक कर लेगी, विड्रॉ कर लेगी। सरकार बोलेगी अब से टैक्स नहीं लेंगे, ये इंसेंटिव है, ठीक है, तो जाओ 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 धड़ल्ले से बाहर बाल बेचो। और कभी कभी सरकार फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन भी दे देती है, जैसे कि लोन वगैरह दे देगी, सरकार बोलेगी जा एक्सपोर्ट कर, बना और बाहर बेच, बाहर बेच, दे दनादन बेच। हमारे देश में बहुत सारा माल है, ये हमारे देश में बहुत सारा गोबर है, बेच दे बाहर। गोबर से क्या बनेगा? गोबर से बनेगी ऑर्गेनिक मैन्योर,
ठीक है जी। तो ये था इस चैप्टर के बारे में। आपसे एक क्विज के तौर पे क्वेश्चन भी पूछ लूंगा, लेकिन चौथे वाला पढ़ाऊंगा। दोबारा देखो, एक्सपोर्ट रिलेटेड मेजर 4 थे। एक, बैन कर दो, या फिर टैक्स लगा दो, या सरकार एक्सपोर्ट को बढ़ावा भी दे सकती है। भाई कम थोड़ी करना एक्सपोर्ट को, कभी कभी बढ़ावा दे देगी कुछ सब्सिडी देके। और एक है चौथे नंबर का, दिस इज वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट। रिस्ट्रेंट का मतलब रोकना होता है, रोकना। वॉलंटरी मतलब होता है जानबूझकर, जानकर या जानबूझकर। सरकार जब जानबूझकर एक तरीके से एक्सपोर्ट पे कोटा लगा दे तो ये वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट हो गया। भाई ये एक्सपोर्ट कोटा नाम का शब्द बुक में दिया नहीं हुआ, मैंने आपकी हेल्प के लिए लिखा है। जब सरकार कहे कि 40 समोसे ही इंडिया से बाहर बेच सकते हो प्रिया, प्रिया के ऊपर सरकार ने बोला कि हम वॉलंटरी एक्सपोर्ट को कंट्रोल कर रहे हैं, रिस्ट्रेंट लगा रहे हैं, तो सरकार प्यारा वर्ड नहीं बोलती, एक्सपोर्ट कोटा बोलते ही नहीं, ये तुम्हें परेशान करने के लिए बोलते हैं वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट। जानबूझकर इतना बड़ा वर्ड बोला है, वीईआर बोल दो शॉर्ट में, वीईआर। रिस्ट्रेंट है तो वीआरएस भी बोल सकते हो, छोटा सा ऐसे करके बोल दो। ये है तो बेसिकली एक तरीके से इनफॉर्मल कोटा होता है, एडमिनिस्टर्ड बाय द एक्सपोर्टिंग कंट्री, इंडिया जैसी कंट्री। वॉलंटरी क्वांटिटी ऑफ गुड्स जो एक्सपोर्ट आउट होती है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए। कहते हैं भाई कुछ टाइम तक तो इसको कम बना, ठीक है। क्यों? ये पॉलिटिकल रीजंस की वजह से ऐसा होता है। सरकार चाहती है कि हाँ थोड़े टाइम तक रोक दे भाई, रोक दे रोक दे रोक दे, ठीक है। इससे क्या होता है, वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट जो होते हैं कोज डोमेस्टिक प्राइस टू राइज, इसकी वजह से डोमेस्टिक प्राइस बढ़ जाते हैं एंड कोज लॉस ऑफ डोमेस्टिक कंज्यूमर सरप्लस, डोमेस्टिक कंज्यूमर सरप्लस भी बढ़ जाता है। ऐसा कैसे होगा, ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है भैया। अब भैया सरकार एक्सपोर्ट के ऊपर कोटा लगा रही है, यानी कह रही है कि तो लिमिट में एक्सपोर्ट कर, तो किसी भी तरीके से एक्सपोर्ट करने से हमारे देश का माल बाहर जाएगा तो हमारे देश में शॉर्टेज तो होगी, तो डोमेस्टिक प्राइस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा ना, है ना। कंज्यूमर्स को यहां पर ज्यादा पे करना पड़ेगा तो कंज्यूमर का सरप्लस भी डाउन होगा, चाहे कोटा लगाओ चाहे ना लगाओ, उससे तो होता ही है। लेकिन जो इंपोर्ट कंपीटिंग इंडस्ट्रीज होती है, ठीक है, वो सर्ज ऑफ इंपोर्ट से प्रोटेक्शन चाहती हैं। मैं बोल रहा हूं, लेट मी रिपीट दिस वंस अगेन। कहता है ये हथियार सरकार जब यूज करती है जब सरकार को लगता है कि इंपोर्टिंग कंट्रीज के अंदर हमने धड़ल्ले से नुकसान कर दिया। देखो देखो देखो, दोबारा बात आपसे बोलता हूं, सुनना मेरी बात को। अगर इंडिया ने बहुत सारे समोसे बेच दिए श्रीलंका को, मान लो समोसे श्रीलंका को बेच दिए, बहुत सारे समोसे श्रीलंका को बेच दिए, तो श्रीलंका के डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स बर्बाद हो रहे हैं। कह रहे हमारे समोसे तो कोई खा ही नहीं रहा, इंडिया के समोसे खा रहे हैं सब। तो इंडिया को पता लग गया कि यार हमारी वजह से लंका बर्बाद हो रहा है, तो इंडिया बोलेगी 2 महीने के लिए लंका में समोसे मत बेचो। जानबूझकर इंडिया 2 महीने तक एक्सपोर्ट को बैन भी कर सकती है, या फिर सरकार चाहेगी 2 महीने तक श्रीलंका में समोसे कम बेचो, कोटा लगा दो, कोटा। तो जब सरकार एक लिमिटेड टाइम के लिए इंपोर्टिंग कंट्री के नुकसान को देखते हुए, देख रही है सरकार की इंपोर्टिंग कंट्री में सर्ज हो रही है इंपोर्ट्स की, वो बर्बाद हो रहे हैं, तो कुछ टाइम के लिए भैया रोक दो। इससे डोमेस्टिक प्राइस बढ़ जाएगा, किसका किसका बढ़ जाएगा? वैसे तो मैंने बताया था कि एक्सपोर्ट करने से हमारे देश का डोमेस्टिक प्राइस बढ़ जाएगा, लेकिन इससे लंका में भी डोमेस्टिक प्राइस बढ़ जाएगा। क्यों? लंका में समोसे की सप्लाई कम हो जाएगी, लंका में भी महंगा समोसा बिकेगा। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं दोबारा समझाता हूं यार, कोई बच्चा बोलेगा सर वीईआरएस दोबारा समझा दो। वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट्स का मतलब सरकार ने जानबूझकर लिमिट लगाई है एक्सपोर्ट पे। कब लगाती है? सरकार को लगता है कि हमने यानी इंडिया ने बहुत सारे टमाटर समोसे श्रीलंका को बेच के उसको बर्बाद कर दिया है। किसको बर्बाद कर दिया? श्रीलंका को? नहीं भाई नहीं, श्रीलंका के जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स थे इनको लगता है कि यार इंडिया का माल यहां पर ज्यादा बेचा जा रहा है ना, तो इनके डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स की बर्बादी हो गई है, कंपटीशन में दबाव में मर गए हैं ये। तो इंडिया को पता लग गया, इससे पहले श्रीलंका कोई एक्शन ले, इंडिया खुद एक्शन ले लेता है अपने ऊपर। इंडिया कहता है समोसे वालों को, बोलता है अबे लिमिट में समोसे बेचो भाई, इतने समोसे तुम बेच रहे हो, तो दिस लिमिट इज कॉल्ड वीईआर। तो कैसे भी करके अब श्रीलंका में पहले से
कम समोसे बिकेंगे क्योंकि लिमिट लग गई, तो यहां पर डोमेस्टिक प्राइस भी बढ़ जाएंगे, यहां के कंज्यूमर्स को ज्यादा प्राइस पे करना पड़ेगा, तो कंज्यूमर सरप्लस कम हो जाएगा, ये कहने का मतलब है। तो अब चैप्टर हुआ स्वाहा, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आपके सामने, वॉलेंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट्स इन्वॉल्व, वॉलेंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट्स में क्या होता है, ये दिया है मैंने आपको टाइमलेस पोल, और इस टाइमलेस पोल के साथ आपका 2 मिनट का ब्रेक भी है। 2 मिनट का ब्रेक भी है, 2 मिनट का ब्रेक भी ले लो, ठीक है। तो मुझे टाइम वाला ही पोल देता है यार मुन्ना बोल रहा था टाइम वाला ही पोल दे देते, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। 2 मिनट का ब्रेक भी ले लो, मुन्ना मुन्नी ब्रेक है थोड़ा सा। चलो जी मित्रों, ब्रेक भी हो गया तुम्हारा, ब्रेक भी हो गया। देख लेते हैं, यहां एक लाइन लिखी है, एन एक्सपोर्टिंग कंट्री वॉलेंटरी रिस्ट्रेनिंग द क्वांटिटी ऑफ गुड्स, एक एक्सपोर्टिंग कंट्री जानबूझकर, वॉलेंटरी का मतलब जानबूझकर, क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट जो कि एक देश से बाहर भेजी जा सकती है उसको स्पेसिफाइड पीरियड के लिए कंट्रोल कर रही है, दिस इज द डब्ल्यू वीईएस, वीईएस सी इज द आंसर, और बाकी सारे गलत है। ये अग्रीमेंट वाली कोई बात नहीं होती इसके अंदर, अग्रींग वाला, और इंपोर्टिंग कंट्री वाली बात नहीं होती, एक्सपोर्टिंग कंट्री ये लगाती है अपने ऊपर, और कोई भी ऐसे क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस पैसे वैसे की बात नहीं की गई है, इसलिए सब गलत है। सी वाला सही है, सी वाले के साथ चले जाएंगे। नीलेश ने सबसे जल्दी आंसर दिया। आप बच्चों के यहां पर डाउट्स भी होंगे, राइट समर्थ जोशी, मैं समझता हूं डाउट्स भी होंगे, तो लेट मी गिव अ रिवीजन, मैं आपको एक रिवीजन दे देता हूं भाई, ठीक है, रिवीजन देख लेते हैं, या फिर देख लेते हैं डाउट्स किस लेवल के, पहले डाउट्स देख लेता हूं, वो उस चीज की रिवीजन दूंगा। नॉन टेक्निकल बाइफरकेशन समझा दो, कोटा और टैरिफ बता दो, ऑक्ट्रॉय तो शिप पे लगती है, शिप शिप जो होते हैं, हर्ष अग्रवाल, ठीक है, ऑक्ट्रॉय वहां लगती है भाई, लो प्राइस पे तो बेनिफिट होगा ना, हाँ हाँ हाँ। न्यूमेरिकल्स किस किस चैप्टर से आते हैं सुप्रिया, न्यूमेरिकल्स आते हैं नेशनल इनकम से, पब्लिक फाइनेंस से भी फिजिकल डेफिशिएट कैलकुलेट करना आ सकता है, मनी मार्केट से भी मनी सप्लाई कैलकुलेट करने आ सकती है, तीनों चैप्टर ये हो गए। इलास्टिसिटी में डिमांड यानी चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन हो गए, और चैप्टर नंबर 3 से प्रोडक्शन कॉस्ट के भी क्वेश्चन होते हैं न्यूमेरिकल, एक MR AR और इलास्टिसिटी का चक्कर होता है चैप्टर नंबर 4,
तो 2, 3, 4, 6, 7, 8 ये 6 चैप्टर्स हैं जहां से न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। और कितने न्यूमेरिकल आएंगे कुछ नहीं है, ऐसा कुछ डिसाइड नहीं है। ठीक है जी। तो अब देखते हैं भाई साहब, बच्चों ने जो डाउट्स पूछे हैं उसके कवरेज ले लेते हैं। देखो दोस्त, इस चैप्टर के अंदर हमने क्या पढ़ा, इस चैप्टर के अंदर हमने क्या पढ़ा। नंबर 1 पे ही मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ट्रेड पॉलिसी। देख रहे हो, चैप्टर का नाम है ट्रेड पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स। जो ट्रेड पॉलिसी होती है उसके अंदर कौन कौन से हथियार कंट्रोल करने में लगाए जाते हैं। अब आप देखो, ट्रेड पॉलिसी में हम क्या करते हैं, चक्कर समझो, पूरा चैप्टर एक दिमाग से समझ में आएगा। ट्रेड पॉलिसी का मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट की पॉलिसी। तो कैसी पॉलिसी भाई, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की पॉलिसी, राइट। डोमेस्टिक ट्रेड नहीं है ये, इंटरनेशनल ट्रेड है। अब हमारा मन करेगा तो हम इंपोर्ट को कम करवाएंगे, हमारा मन करेगा ज्यादा करवाएंगे, हमारा मन करेगा एक्सपोर्ट कम, हमारा मन करेगा एक्सपोर्ट ज्यादा। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट को कम ज्यादा करने की पॉलिसी ट्रेड पॉलिसी होती है। जनरली हम क्या चाहते हैं, जनरली हमारा देश चाहता है कि हम विदेशों से कम माल खरीदें, इंपोर्ट कम कराने की कोशिश करता है। तो दोस्तों जनरली यही हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है, और हम इंपोर्ट को कंट्रोल करने की पॉलिसी नॉर्मली इस चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं। नॉर्मली मतलब उसमें एक्सपोर्ट भी है, लेकिन जनरली हमने पढ़ा ये है, मतलब ये होता है ट्रेड पॉलिसी का। हमने पढ़ा है कि इंपोर्ट कम कैसे करते हैं नॉर्मल लेवल पे, राइट। इसमें हमने 17 टैरिफ पढ़े हैं, ये प्योर टैक्स हैं 17। इसके अलावा फिर हमने पढ़े नॉन टैरिफ मेजर, मतलब कहते हैं ये टैरिफ तो नहीं होंगे, ये टैरिफ तो नहीं होंगे, लेकिन टैरिफ के अलावा दूसरे रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे। तो नॉन टैरिफ मेजर्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक होते हैं टेक्निकल, टेक्निकल वो होते हैं जो प्रोडक्ट से रिलेटेड होते हैं, प्रोडक्ट बना कैसे है, उसका डिजाइन कैसा है, उसके ऊपर पैकेजिंग, लेबलिंग, ये सब रिक्वायरमेंट को चेक करते हैं टेक्निकल मेजर, ठीक है। दूसरे नॉन टैरिफ मेजर में आते हैं नॉन टेक्निकल मेजर। ये नॉन टेक्निकल मेजर क्या होते हैं भाई, ये वो मेजर्स हैं जो प्रोडक्ट को इंडिया में आने से रोकेंगे, लेकिन वो टैक्स नहीं है, लेकिन वो टैक्स नहीं है, और प्रोडक्ट कैसे बना है उससे रिलेटेड भी नहीं है। तो इसके अंदर क्या आएगा, इंडिया की अपनी पर्सनल पॉलिसी कि हम किसी को कभी कभी बैन कर देते हैं, कभी किसी पर्टिकुलर नेटवर्क को अलाउ करेंगे कि उससे ही इंडिया में सामान आ सकता है, हम कभी कभी कुछ और हथकंडे अपनाएंगे। तो यहां पर ये 13 नॉन टेक्निकल मेजर्स आपने पढ़े हैं, ठीक है जी। फिर बीच में एक वर्ड आया नॉन टैरिफ बैरियर। नॉन टैरिफ बैरियर क्या होता है भाई, ये वो बैरियर मतलब रुकावट। ये देखो जितने भी ये मेजर पढ़ रहे हैं अभी, जितने भी हमने सब मेजर पढ़े, ये वाले बता रहा हूं, ये वाला, ये सब रूल्स एंड रेगुलेशंस है, इससे इंपोर्ट कंट्रोल होता है। जरूरी नहीं है कि हमेशा कम होगा भाई साहब। अगर तुम बोल रहे हो कि ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए, आपने कंडीशन बता दी, ऐसा होगा तो हम खरीदेंगे, उस बंदे ने कंडीशन फुलफिल कर दी तो आपको खरीदना पड़ेगा, मतलब तो आ जाएगा इंडिया में इंपोर्ट होकर वो, राइट। तो हम इंपोर्ट को जबरदस्ती डिक्रीज नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अपनी कंडीशन बता रहे हैं। लेकिन यहां पर 2-4 आइटम ऐसे हैं जो इंपोर्ट को डिक्रीज करने के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं। तो जो इंपोर्ट को डिक्रीज करने के ऊपर फोकस करता है वो होता है नॉन टैरिफ बैरियर। मतलब वर्ड बैरियर है ना, बैरियर का मतलब रुकावट है भाई, रुकावट, डिक्रीज होगा, तो इसलिए बोलते हैं नॉन टैरिफ बैरियर। इस एनटीएम का ही छोटा सा पोर्शन होते हैं, नॉन टैरिफ बैरियर एक सबसेट होता है नॉन टैरिफ मेजर का, राइट। अब जो ये 13 आइटम आपने पढ़े हैं, इसके अंदर एक एक करके रिव्यू कर लेते हैं दोस्त, रिव्यू कर लेते हैं। 13 आइटम में आपको प्रॉब्लम हो सकती है ना, वहां से रिव्यू कर लेते हैं। पहले नंबर का मेनली बताया है इंपोर्ट कोटा। सरकार इंपोर्ट के ऊपर कोटा लगा देती है, इतनी लिमिट तक तुम इंपोर्ट करा सकते हो, इससे ज्यादा इंपोर्ट इंडिया में नहीं होगा। लिमिट लगा दी भैया, अनलिमिटेड आइटम इंडिया में नहीं आएंगे, तो ये भी एक कंट्रोल हो गया, राइट। चलो जी, इसके बाद इंपोर्ट कोटा के बाद दूसरे, इसमें बहुत सारी टाइप थी, प्लीज देख लेना। दूसरा है प्राइस कंट्रोल मेजर्स। सरकार यहां पर इंपोर्ट के प्राइस को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, जैसे कि सल्फर से रिलेटेड।
अगर कोई बंदा जबरदस्ती इंडिया में सस्ता माल बेच रहा हो तो जैसे वेरिएबल टैरिफ होता था, सरकार टैक्स लगा देती थी उस पर, ऐसा सरकार नहीं करेगी, टैक्स नहीं लगाएगी, उसको बोल देगी भाई तो हमारे देश में उतने रुपए का सामान बेच सकता है जितने का इंडिया में बिकता है, तो जबरदस्ती रेट महंगा करवा के इंडिया में सामान एंटर होगा। प्राइस कंट्रोल कर दिया इंडिया ने, राइट। यहां पर सरकार टैक्स नहीं वसूल रही है, ठीक है, साफ लिखा है ये अदर देन टैरिफ मेजर है, टैरिफ नहीं है ये, ठीक है, पैरा टैरिफ बोल देते हैं इसको, राइट। थर्ड नंबर पे आपने देखा नॉन ऑटोमेटिक लाइसेंसिंग एंड प्रोहिबिशन। सरकार कभी कभी कहती है कि हम भैया कुछ देशों को लाइसेंस नहीं देंगे, कुछ देशों को प्रोहिबिट कर देंगे, हमारे सामान देश में सामान बेच ही नहीं सकते वो, जैसे कि पाकि चोरों को हमने बोल रखा है भाई साहब नहीं देंगे लाइसेंस, ठीक है। अगला है फाइनेंस मेजर्स, मतलब हम लोग टर्म्स एंड कंडीशन लगा देंगे पैसों को लेकर कि भैया तुम्हें हमारे देश में माल बेचना है तो पैसा भी जमा करा के रख। ऐसा ही मेरा एक दोस्त है, उसका ही बिजनेस ऐसा ही है, वो जब सामान बेचता है किसी को तो वो लोग कहते हैं कहीं तू बीच में धोखा देकर ना भाग जाए, जब हमें जरूरत हो तब तो हमें सामान ना बेच पाए, या तेरा माल खराब निकला तो हम कहां तेरे पीछे भागेंगे, तो वो कुछ पैसा जमा ले लेते हैं। तो इंडिया भी ले लेगा, बोलेगा पहले एडवांस दे तब तेरे से खरीदेंगे। अबे ये तो सुना है कि मतलब ये तो मैंने पक्का सुना है और तुमने भी सुना होगा कि हम लोग जब माल खरीदते हैं तब एडवांस पेमेंट देते हैं। हम बोलते हैं ना भाई 100 रशियन साइकिल चाहिए, 20 रशियन साइकिल की एडवांस पेमेंट ले ले, लेकिन ऐसा भी होता है जिससे हम खरीद रहे हैं उसको ही बोल रहे हैं एडवांस पेमेंट दे, कंडीशन लगा दी, या लगा दिया फॉरेन करेंसी का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ इंडियन करेंसी का यूज होगा, ऐसे कुछ कंडीशन लगा दी। कभी कभी सरकार एक नेटवर्क सेट कर देती है, कुछ लोगों को लाइसेंस देके बोलती है कि सिर्फ तुम ही खरीद सकते हो, तुम ही खरीद सकते हो, इसे बोलते हैं मेजर अफेक्टिंग कंपटीशन। इसके बाद मुझे बताना क्या चाहिए था, मुझे बताना चाहिए था इसके बाद ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन। सरकार ने बंदे अलाउ कर दिए कंपटीशन को अफेक्ट करने के लिए कि यही खरीदेंगे, और सरकार फिर उसके बाद एक और चैनल लगा देती है, कहती है तुम तो खरीद लोगे लेकिन तुम इंडिया में बेच नहीं पाओगे, बेचने के लिए अलग डिस्ट्रीब्यूशन के बंदे होंगे। तो दो तरीके की रेस्ट्रिक्शन हो गई है, ठीक है जी। चलो जी, फिर सरकार ने बोल दिया गवर्नमेंट की परचेज पॉलिसी है, प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, सरकार खुद माल खरीदती है डोमेस्टिक प्रोड्यूसर से, तो ये सेफ्टी देती है कि हाँ भाई हम तुमसे खरीदते हैं, इसका मतलब हम इंपोर्ट भी करा सकते थे लेकिन हम इंपोर्ट को कंट्रोल कर रहे हैं, तुम्हें गारंटी देते हैं कि तुमसे ही खरीदेंगे, इंपोर्ट नहीं कराएंगे। सरकार एक बहुत बड़ी बायर होती है, तो इसलिए सरकार की चल रही है यहां पर, राइट। अच्छा जी, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर के अंदर हमें यह देखना है कि कुछ ना कुछ जो भी तुम देश में बना रहे हो उसका कुछ हिस्सा इंडियन होना चाहिए, या फिर आप बनाकर जब इसको एक्सपोर्ट करोगे तो एक्सपोर्ट करने का भी कुछ पोर्शन है, नहीं, नंबर 1 पे कुछ मिनिमम हिस्सा इंडियन लोकली मेड कंपोनेंट होने चाहिए, और जब तुम विदेशों से रॉ मटेरियल खरीदते हो तो उस पर भी कंट्रोल कर दिया, इंपोर्टेड कंपोनेंट्स पे कंट्रोल कर रखा है कि एक लिमिट में ही तुम इंपोर्टेड चीजें मंगा सकते हो। और तीसरे नंबर पे बोल रखा है लिमिटिंग द परचेज ऑफ या यूज ऑफ इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स। अब इंडिया में ओवरऑल बोल दिया है, अच्छा मैंने 2 बातें बताई थी, यहां पे दोबारा सुन लो इसको। इंडिया ने ओवरऑल बोल दिया है कि तुम विदेशों से जो माल खरीद कर लाते हो उसको भी लिमिटाइज कर दिया कि तुम सारे हर जगह इसको यूज नहीं कर सकते, कुछ लिमिट में यूज करोगे। यानी जैसे कि प्लास्टिक आती है विदेशों से, हेयर ड्रायर बन रहा है उससे, ठीक है, और शैम्पू की प्लास्टिक की बोतल भी बन रही है, तो सरकार बोल रही है विदेशों से जो प्लास्टिक आ रही है उससे आप शैम्पू की बोतल नहीं बनाओगे, सिर्फ हेयर ड्रायर बनाओगे। तो लिमिटिंग हो गई, यूज उसका लिमिटाइज कर दिया, राइट, है ना, उसकी क्वांटिटी उसकी वैल्यू सब लिमिटाइज कर देंगे। फिर उसको बना के हम एक्सपोर्ट भी करते हैं तो एक्सपोर्ट कंट्रोल हो जाएगा। अगला पोस्ट सेल सर्विस पे रेस्ट्रिक्शन, मतलब फॉरेन माल खरीद लो लेकिन उसकी सर्विस इंडिया में होगी, एप्पल का आईफोन। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स में डिले कर दो, प्रोसीजरल ऑब्स्टेकल्स उसकी प्रोसेस बढ़ा दो, ठीक है, बंदा डिस्करेज हो जाएगा, उसके ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी, परेशान हो जाएगा। रूल्स ऑफ ओरिजिन बना दो, भैया इस देश से माल आया तो हम खरीदेंगे ही नहीं। सेफ गार्ड मेजर कि भैया अगर कोई कंट्री हमारे, क्या लिखा है, measure to restrict import of a product temporarily if its domestic industry is injured। अगर इंपोर्ट करने से हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री बहुत इंजर हो गई है, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को नुकसान हो रहा है, तो हम बोलेंगे कुछ टाइम के लिए रुक जा भाई, मत मंगा सामान, ठीक है। और एम्बार्गो का मतलब होता है टोटल बैन फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, क्योंकि हमारे देश का धर्म या पॉलिटिक्स को तुम नुकसान दे रहे हो। दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर मेरे दोस्तों। ये चैप्टर यानी यूनिट 2 खत्म हो गई है, यूनिट 2 खत्म हो गई है। एक 10 मिनट की नॉलेज की बात आपसे करना चाहूंगा, क्लास खत्म नहीं हुई है।
इंटरनेशनल ट्रेड का चैप्टर पढ़ रहे हो ना, 10 मिनट की नॉलेज की बात दूंगा आपको, तब क्लास खत्म होगी। पृथ्वीराज सिंह बोल रहा सर एक्सपोर्ट करने के बाद तो फॉरेन करेंसी मिलेगी ना, हाँ लेकिन इंपोर्ट की बात थी वो। अरे कई बार हमने टर्म्स एंड कंडीशन बना रखी हैं, हम जापान से ईरान से अपनी ही करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं कुछ गुड्स के लिए, हमने बना रखी है कई जगह टर्म्स एंड कंडीशन। ठीक है, ओके रिपोर्ट है, ठीक है जी। अब मेरी बात सुनो, देखो दोस्तों, इंटरनेशनल ट्रेड की बात होती है। अब देखो यार, इस इंटरनेशनल ट्रेड को साइड में हटाओ, बात करो अपने असली समाज की। अगर कोई घपला कर दे, कोई फ्रॉड कर दे, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हो जाए, कोई वारदात हो जाए, तो जो मुजरिम है, जिस बंदे ने गलत किया है, उसको सजा कौन देता है? कोर्ट सजा देता है, पता है ना आपको? कोर्ट सजा देता है। इंडिया के अंदर, बहुत सारे देशों के अंदर एक डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी जो है वो कोर्ट है, जो लड़ाई झगड़ों को सेटल कराती है, जो गलत करता है उसको सजा देती है, या किसी दो पार्टीज को मध्यस्थता यानी इंटरमीडिएशन के थ्रू सुधार भी देती है। मानते हो इस बात को? मानते हो ना इस बात को? बिल्कुल ऐसा होता है। तो अगर एक दुकान वाले से तुम सामान खरीदते हो, दुकान वाले ने गलत सामान बेच दिया, गलत सामान बेच दिया, और दुकान वाला उस सामान को लेने से मना कर रहा है वापस, दुकान वाला कह रहा है मैंने नहीं बेचा भी तेरे को, इस झूठ को दुकान वाले की पकड़वाने के लिए आप कोर्ट में जा सकते हो। कंज्यूमर कोर्ट्स बने होते हैं, आप वहां पर जाकर उसके खिलाफ केस कर सकते हो, राइट। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे अगर मान लो अमेरिका ने बांग्लादेश के साथ धोखा कर दिया, है पीयूष कुमार प्रजापति बहुत स्मार्ट हो, मान लो अमेरिका ने धोखा कर दिया बांग्लादेश, तो इस लड़ाई झगड़े को कौन सुलझवाएगा? तो एक इंटरनेशनल बॉडी होती है जो इंटरनेशनल ट्रेड को कंट्रोल कर रही होती है, उस बॉडी की नाम बता रहा हूं मैं, सुनीता बड़े ध्यान से सुननी है आप लोगों को। एक इंटरनेशनल बॉडी है, आपको बताता हूं। जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ उसके कुछ सालों बाद 1948 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ये GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, लगभग 23 कंट्रीज ने मिलकर बनाई थी, धीरे धीरे इसके मेंबर्स बढ़ने लगे। दोस्तों ये ऑर्गेनाइजेशन थी जो इंटरनेशनल ट्रेड को देखती थी, इंटरनेशनल ट्रेड को देखती थी। लेकिन इसकी एक खास बात है, ये कोई ट्रीटी नहीं थी, नॉट अ ट्रीटी। ट्रीटी का मतलब होता है GATT, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड पूरी दुनिया को अपने सुझाव तो देता था, लेकिन इसके सुझाव मानना जरूरी नहीं था, जरूरी नहीं था, समझ रहे हो? मतलब एवं बोल दिया मानना है मानना, मतलब ये उस तरीके की खतरनाक चीज नहीं थी, कंपल्शन नहीं थी, राइट। और आपको पता है आजकल ट्रेड किस चीज में होता है? आजकल ट्रेड किस किस चीज का होता है? गुड्स का ट्रेड होता है, बिल्कुल। सर्विस का भी ट्रेड होता है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, लॉयर की सर्विस, टीचिंग सर्विस, बहुत सारे ट्रेड होते हैं। और आपको पता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के भी ट्रेड होते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होते हैं? जैसे कि ट्रेडमार्क, पेटेंट, गुडविल, इन सबके भी ट्रेड होते हैं दोस्त। लेकिन GATT सिर्फ और सिर्फ गुड्स का ट्रेड कराती थी, मतलब इसको नॉलेज ही नहीं थी सर्विस में कैसे ट्रेड कराना है, पेटेंट हो गया, गुडविल हो गई, इन सब में ट्रेड कैसे कराना है, नई नॉलेज थी। तो इसलिए GATT 1980s में खत्म हो चुका, ये लॉस्ट कर चुका अपनी रेलेवेंस, 1980s में अपनी रेलेवेंस को खत्म कर चुका, क्योंकि धीरे धीरे इतना बड़ा ट्रेड सिस्टम होता गया, लोग इतनी ज्यादा अमाउंट का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते गए जितना GATT ने सोचा भी नहीं था। ट्रेड अपने आप में बहुत बड़ा हो रहा था और बड़े ट्रेड को संभालने के लिए एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन थी। 1980s में ट्रेड धीरे धीरे खत्म हो रहा था और
फिर एक देश आता है उरुग्वे, आपको पता है, मैं ड्राइंग अच्छी नहीं है, ये नॉर्थ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका में इधर कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, वेस्ट इंडीज, ये सब है। इधर साउथ अमेरिका है, यहां पर अर्जेंटीना, ब्राजील, गुयाना, बहुत सारी कंट्रीज है उसमें से। चलो ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, कॉन्टिनेंट्स है, आपको दिखाई देता हूं आज। इधर कहीं ये कहीं यूरोप है, जिसमें इधर रशिया है, तो ये एशिया है, ठीक है। और इधर कहीं ये अफ्रीका है, इधर कहीं ऑस्ट्रेलिया है। ये वर्ल्ड मैप है जो मैंने बहुत अच्छा सा बनाया है दिल से, लेकिन गंदा बन गया मुझे पता है। दोस्तों साउथ अमेरिका में एक देश है उरुग्वे। उरुग्वे में बहुत सारे देश मिलकर एक मीटिंग करते हैं। कहां पर? उरुग्वे में। जब 1980s में अपनी रेलेवेंस खोने लगा GATT, तो सबको चिंता होने लगी कि भैया कोई ना कोई तो मॉनिटर होना चाहिए, क्लास के अंदर कोई ना कोई तो मॉनिटर होना चाहिए। तो 1986 में बहुत सारे देशों ने मिलकर मीटिंग करी, और यह मीटिंग 1993 तक चलती रही। और कितनी बार मीटिंग हुई? इसके 8 राउंड हुए। कितने राउंड? 8 राउंड। तो इस मीटिंग में यह डिसाइड किया गया GATT को खत्म करते हैं, GATT को खत्म करते हैं। और इन सभी देशों ने एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई 1994 में। उस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने की कसम खाई, साइन किया सभी देशों ने, और 1 जुलाई 1995 को वो ऑर्गेनाइजेशन बन गई जिसे बोलते हैं WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने GATT को रिप्लेस किया। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की खास बात है कि ये गुड्स में भी डील करती है, सर्विस में भी डील करती है, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में भी डील करती है। बहुत बड़ी खास बात है, समझ रहे हो? तो आज छोटा सा मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दूंगा इसके बारे में। ये कहां है भाई? ये चैप्टर नंबर 9 में यूनिट नंबर 3 में आपको पढ़ना पड़ेगा, ट्रेड नेगोशिएशन में। तो थोड़ा सा इंट्रो आपको देना चाहता हूं। सबसे पहले गैट का दूंगा, फिर WTO का दूंगा। ये छोटी सी क्लैरिटी दी है, अब डिटेल में थोड़ी सी बात कर लेते हैं दोस्त। क्या? सबसे पहले गैट के बारे में बताते हैं। देखो जी, गैट की फुल फॉर्म जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड है। ये बेसिकली अपना कवर करती थी सिर्फ गुड्स के अंदर ट्रेड। जो मेन वर्ड से हाईलाइट करा रहा हूं, सिर्फ गुड्स के अंदर ट्रेड कवर करती थी। और इसके पास जितनी भी मेंबर कंट्री थी उन सबको प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि सर्विस में भी ट्रेड होना स्टार्ट हो गया था, है ना। बैंकिंग, इंश्योरेंस सब स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। GATT जो एक ऑर्गेनाइजेशन थी, इसके अंदर एक काउंसिल थी। काउंसिल मतलब कमेटी थी। इसको बोलते थे काउंसिल फॉर ट्रेड इन गुड्स, या शॉर्ट में बोल दो गुड्स काउंसिल। GATT के अंदर एक गुड्स काउंसिल थी। भाई साहब, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके अंदर कुछ डिपार्टमेंट होते हैं, डिपार्टमेंट को बोलते हैं काउंसिल। गुड्स काउंसिल थी, ये गुड्स के अंदर ट्रेड की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेती थी कि हम गुड्स का ट्रेड देखेंगे, वर्ल्ड वाइड कैसा चल रहा है, कि कोई गलत कर रहा है, सही कर रहा है, ये सब देखेंगे, लोगों को एनकरेज करेंगे। कुल मिला के 10 कमेटी बना रखी थी इसके अंदर में। गुड्स काउंसिल में कितनी कमेटी थी? 10 कमेटी थी। ये पेपर के अंदर इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, तो ये पेपर के अंदर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो 10 कमेटी थी। 10 कमेटी देख रही है, कोई एग्रीकल्चर में ट्रेड को देखेगी, कोई मार्केट में एक्सेस को, कोई सब्सिडीज देखेगी, कोई एंटी डंपिंग चीजों को देखेगी, एंड सो ऑन। याद करनी भी जरूरी नहीं है, मतलब अलग अलग मैटर से रिलेटेड 10 कमेटियां बना रखी थी। ये GATT था। GATT खत्म होने लगा। गैट लॉस्ट इट्स रेलेवेंस बाय 1980s। 1980s में इसने अपनी रेलेवेंस खो दी, अपना तहलका खत्म कर दिया, क्योंकि इस वर्ल्ड के कॉम्प्लेक्स ट्रेड के अंदर, कॉम्प्लेक्स मतलब जो बहुत डिफिकल्ट हो चुका है ट्रेडिंग सिस्टम में, यहां पर ये ऑब्सोलीट हो गया, खत्म हो गया, क्योंकि ट्रेड बहुत फास्ट इवॉल्व हो रहा था। जितना ट्रेड फास्ट होता जा रहा था, गैट फास्ट नहीं हुई। जितना ट्रेड इवॉल्व हो रहा था, गैट इवॉल्व नहीं हुई ट्रेड के हिसाब से। और देखा जा रहा था इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा, सब्सटैंशियली मतलब बहुत ज्यादा एक्सपैंड हो चुकी है। तो इतने बड़े नेटवर्क को हैंडल करने के लिए ये छोटी ऑर्गेनाइजेशन थी। अब सर्विस में भी ट्रेड होने लगे थे,
और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, पेटेंट, इसमें भी ट्रेड होने लगे थे, लेकिन इसके लिए गैट नहीं बना था, तो गैट का खात्मा जरूरी था। वर्ल्ड मर्चेंडाइज ट्रेड, मर्चेंडाइज का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज, मेन गुड्स लगा लो, चलो गुड्स एंड सर्विसेज जो भी है, दुनिया का गुड्स और सर्विस के अंदर जो ट्रेड था वो इंक्रीज हो गया था बहुत सारे गुना, लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है बहुत गुना, कई मल्टीपल टाइम्स, एंड इट वाज बियॉन्ड इट्स स्कोप, गैट के दायरे में नहीं था, गैट के स्कोप में नहीं था। अदम्य अरविंद समझ रहे हो? और द एम्बिग्विटीज, एम्बिग्विटीज को बोलते हैं कंफ्यूजन, एम्बिग्विटीज ऑफ मल्टीलेटरल ट्रेड सिस्टम कुड बी हैवीली एक्सप्लॉइटेड। कहता है कि मल्टीलेटरल ट्रेड सिस्टम जो होता है, मल्टीलेटरल ट्रेड का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा देशों के बीच में ट्रेड, तो इस चीज को हैंडल नहीं कर पा रहा था, उसमें बहुत कंफ्यूजन हो रही थी इसको। जब 2, 3, 4, 5 यूरोपियन यूनियन की 26 कंट्री आपस में ट्रेड कर रही हैं, तो इसको कंफ्यूजन हो रही थी, तो ये बूढ़ा हो गया, ठीक है। तो एफर्ट्स एट लिबरलाइजिंग एग्रीकल्चर ट्रेड वर नॉट सक्सेसफुल, इसने एग्रीकल्चर को लिबरलाइज करने की कोशिश की और ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। भाई एग्रीकल्चर तो आज भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, एग्रीकल्चर तो वैसे भी लिबरलाइज नहीं हो सकता। एक देश व्हीट और राइस को एक्सपोर्ट करने की कमिटमेंट कैसे दे सकता है? भाई साहब इंडिया कभी नहीं देता, कहता है यार अगर हमारे देश में प्रॉब्लम आ गई, कोई फ्लड आ गई, कोई भी आपदा आ गई, तो हम एक्सपोर्ट बंद कर देंगे, भाई कमिटमेंट नहीं देंगे। तो बस एग्रीकल्चर तो आज भी बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है चैप्टर नंबर टेस्ट के अंदर में भाई, ठीक है ना, वहां देख लेना। तो और भी रीजन थे भाई साहब, जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर था इसके अंदर बहुत सारी कमियां थी, इनएडिक्वेसी मतलब कमी थी, जैसे कि ये डिस्प्यूट को सेटल नहीं कर पा रहा था। दो देशों के बीच में ट्रेड को लेकर लड़ाई हो गई, बांग्लादेश बोल रहा है अमेरिका ने मेरे से सामान खरीद लिया, पैसे नहीं दिए, तो ये कुछ नहीं कर पा रहा था। तो और इट वाज नॉट अ ट्रीटी, ये खतरनाक चीज नहीं थी। ट्रीटी का मतलब होता है जो इसने बोल दिया वो मानना जरूरी नहीं था, ये सिर्फ अपनी बकलोली सजेशंस देके चला जाता था, कंट्री के ऊपर था, मतलब वो इस चीज में बाइंडिंग नहीं थे, ठीक है, मतलब इसके रूल्स को मानने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे। कंट्रीज कहती थी कि हमारे खुद के नेशंस के डोमेस्टिक रूल्स होते हैं, हम इसको मानेंगे, GATT के रूल्स कोई मानता ही नहीं था। तो इसको हिलाने के लिए, इसको हटाने के लिए उरुग्वे देश के अंदर कुछ मीटिंग्स होती है, कुछ राउंड्स होते हैं और इस्टेब्लिशमेंट होती है इसके पापा की, पापा बाद में आए, देख रहे हो यहां पर, गैट का पापा बाद में आया, WTO। तो कहते हैं दुनिया के अंदर, भाई याद रखना, दुनिया के अंदर वर्ल्ड ट्रेडिंग सिस्टम का बिगेस्ट रिफॉर्म उरुग्वे राउंड है। उरुग्वे राउंड में पूरी दुनिया का बिगेस्ट वर्ल्ड ट्रेडिंग रिफॉर्म लाया गया। MCQ इसके ऊपर बन सकता है, ध्यान रखना। यहां पर जैसे GATT में 10 कमेटी थी, कितनी कमेटी थी? 10 कमेटी थी, यहां 15 काउंसिल है, मतलब 15 ग्रुप है। यहां वर्ड चेंज कर दिया, क्या बोला मैं? जब GATT होता है तो इसमें 10 कमेटी थी अलग अलग मैटर को हैंडल करने के लिए। अब ये WTO बना तो ऑब्वियसली बड़ा बना, यहां पर 15 ग्रुप है अलग अलग मैटर को हैंडल करने के लिए। मैटर कौन कौन से हैं भाई साहब? कौन कौन से टैरिफ लगेंगे, नॉन टैरिफ कौन से बैरियर्स हैं, ट्रॉपिकल प्रोडक्ट्स कौन से हैं, नेचुरल रिसोर्स कौन से हैं, टेक्सटाइल के रूल अलग है, क्लोथिंग के रूल अलग है, सेफ गार्ड वाले अलग है, सजन सर्च हो जाए इंपोर्ट में तो अलग है, काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगानी नहीं लगानी अलग है, प्रॉपर्टी राइट, इन्वेस्टमेंट, ये सब जितना भी अभी तक आपने पढ़ा है, इन सबको सेटल करने के लिए 15 ग्रुप है, ठीक है, 15 ग्रुप बनाए गए। अब यहां पर देखना है आपको MCQ के लिए जो इंपॉर्टेंट है भाई साहब, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ने WTO के बारे में अगर मैं बात करूं आपसे, WTO के 164 मेंबर्स हैं। कितने मेंबर हैं? 164। 2016 के हिसाब से मॉड्यूल यही बोलता है, मॉड्यूल बोलता है 2016 के हिसाब से WTO के 164 मेंबर है। सच्चाई में तो ज्यादा है, 165 66 हो गए हैं, ठीक है। दुनिया में 200 के आसपास कंट्री है, देख रहे हो, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इसकी मेंबर है, इतनी मेंबर है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज WTO की मेंबर है। इन सभी कंट्रीज ने एक एग्रीमेंट बनाया, आ गया, हाँ, इन सभी कंट्रीज ने एक एग्रीमेंट बनाया, कसम खाई 15 अप्रैल 1994 को, 15 अप्रैल 1994 को कसम खाई। भाई ये उरुग्वे राउंड कब चला था? 8वां राउंड 86 से 93, 7-8 साल तक चला, और एक साल बाद इन सब ने कसम खा ली कि हम WTO बनाएंगे, और WTO 1 जुलाई 1995 को बन गया। तो इफेक्ट में कब आया? 1 जुलाई 1995 को। WTO का एक हेडक्वार्टर भी है, कहां है? जेनेवा में, जेनेवा, जहां सब घूमना चाहते हैं,
तुम पूछोगे सर जेनेवा कहां है? जेनेवा बाबा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है जी। आता है जी डब्ल्यूटीओ के ऑब्जेक्टिव कौन से हैं? डब्ल्यूटीओ क्या बोलता है कि हम कैसे बेस्ट हैं, मतलब डब्ल्यूटीओ क्या उखाड़ लेगा, क्या कर सकता है डब्ल्यूटीओ? तो दोस्त डब्ल्यूटीओ का कहना था कि हमारे 6 की ऑब्जेक्टिव्स हैं और इन 6 की ऑब्जेक्टिव से पहले हमारा एक प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव। एक सबसे मेन ऑब्जेक्टिव, फिर 6 की ऑब्जेक्टिव्स हैं। मेन ऑब्जेक्टिव कहता है कि हम फैसिलिटेट करेंगे फ्लो ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड को स्मूथली, फ्रीली, फेयरली एंड प्रेडिक्टेबली, यानी बढ़िया तरीके से, स्मूथली, फ्लो रुकने नहीं देंगे, फ्रीली, विदाउट एनी कंडीशन, फेयरली, ईमानदारी से, और जैसा सोचेंगे वैसा होना चाहिए, ईमानदारी के साथ करेंगे, कुछ भी अनप्रेडिक्टेबल नहीं होने देंगे, कोई दुर्घटना नहीं होने देंगे। ठीक है, ये करेंगे। और इसके लिए हमारे कुछ 6 की ऑब्जेक्टिव बने हैं। ये 6 की ऑब्जेक्टिव कौन से, हाईलाइट कर रहा हूं बस। ये कहता है कि भैया इंटरनेशनल ट्रेड के लिए हम जो रूल सेट करेंगे उसको एनफोर्स भी करेंगे। रूल सेट भी करेंगे, उसको एनफोर्स भी करेंगे। लॉ के स्टूडेंट हो तुम, एनफोर्समेंट को जानते हो। ठीक है, अगर कोई भसड़ हो जाए, कोई झगड़ा हो जाए, तो हम एक ऑफिस भी बनाएंगे जिसको बोलते हैं फोरम। दो कंट्री आपस में नेगोशिएट करना चाहती हैं तो भाई उनका फोरम बनाया जाएगा। इस फोरम में आके अपना रेट डिसाइड कम ज्यादा करवा सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो, ट्रेड को आगे लिबरलाइज कर सकते हो। इसी फोरम में देखा जाएगा जो ट्रेड के डिस्प्यूट्स हैं वो रिजॉल्व भी हो जाएंगे। फोरम को कोर्ट बोलते हैं, जानते हो ना। यहां ट्रेड रिजॉल्व भी हो जाएंगे और जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है उसमें ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज करेंगे। यानी ये बोलता है कि डब्ल्यूटीओ जो पॉलिसी बनाएगी उसमें ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज कैसे करेंगे? भाई साहब जो भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है डब्ल्यूटीओ का, डिसीजन मेकिंग 2 बार लिख दिया क्या? चलो एक बार काट देते हैं। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी कैसे होगी? कहता है जितनी भी कंट्री मेंबर है उन सबको बुला के डिसाइड करेंगे कि क्या करना है, तो सबको पता लगेगा। ऐसा नहीं कि अकेले अकेले डिसाइड कर लिया, तो सभी कंट्रीज को बुलाएंगे। और जो मेजर इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस है जैसे कि वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये जो अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इसके साथ भी डब्ल्यूटीओ कोऑपरेट करेगा। मतलब इनके साथ जो ग्लोबल इकोनॉमिक मैनेजमेंट है उसको बना के रखेगा, इंटरनेशनली क्या क्या चल रहा है सब बना के रखेगा। और हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज की हेल्प करेगा, जैसे इंडिया, चाइना, पाकिस्तान जैसे देश हैं, इन सबकी हेल्प करेगा। इन सबको पूरा पूरा बेनिफिट पहुंचाएगा फ्रॉम द ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम। ऐसा ना हो कि कोई इनका नुकसान कर दे, इनका हेल्प करेगा और इनको आगे बढ़वाएगा। हाँ, बस ये इसके ऑब्जेक्टिव हैं। और जब इसने अपने ऑब्जेक्टिव लिखे, देखो जी, एक हमारे देश को कैसे चलाना है उसके कुछ रूल्स हैं, उनको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशंस। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं रूल्स, हमारे देश के आर्टिकल्स हैं वो। कॉन्स्टिट्यूशन से पहले उसका प्रियम्बल लिखा है। प्रियम्बल का मतलब होता है प्रस्तावना। जब कोई चीज स्टार्ट होती है तो उसकी एक प्रस्तावना होती है। तो जब डब्ल्यूटीओ की किताब में उसके ऑब्जेक्टिव लिखे थे तो ऑब्जेक्टिव से पहले कुछ प्रियम्बल लिखा था। तो बोलता है द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट, जो डब्ल्यूटीओ ने एग्रीमेंट बनाया था उसके ऑब्जेक्टिव्स गिवन है इन द प्रियम्बल ऑफ एग्रीमेंट क्रिएटिंग डब्ल्यूटीओ। एक प्रियम्बल बनाया मतलब प्रस्तावना, सबसे पहले पेज पे, किताबों के सबसे पहले पेज पे प्रियम्बल लिखा होता था। यानी डब्ल्यूटीओ क्या चाहता है भाई साहब, ये की ऑब्जेक्टिव है डब्ल्यूटीओ के कंट्रीज के लिए जो जो ट्रेड करेंगी। ये ऑब्जेक्टिव्स हैं डब्ल्यूटीओ के पूरी दुनिया के इंसानों के लिए। क्या है? रेजिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग। पूरी दुनिया के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाना चाहते हैं। कैसे भाई? इंटरनेशनल ट्रेड होगा, जो सामान तुम्हारे देश में बनता ही नहीं, अरे बन ही नहीं सकता, वो भी प्रोवाइड कराएंगे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। तुम्हारे देश में फुल एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने की कोशिश करेंगे। कैसे? तुम्हारा सामान दूसरे देशों को बिकवाएंगे। जब जिम्बाब्वे, वेनेजुएला, बांग्लादेश, श्रीलंका दूसरे देशों को माल बेचेगा तो ज्यादा प्रोडक्शन करेगा, ज्यादा प्रोडक्शन करेगा तो उस देश में नौकरियां बढ़ जाएगी, रियल इनकम बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी। और कहता है एक्सपेंडिंग द प्रोडक्शन ऑफ एंड ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज। ये गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर प्रोडक्शन और ट्रेड को बढ़ाने की कोशिश करेगा ऑल ओवर द वर्ल्ड के लिए। किसके लिए? ऑल ओवर द वर्ल्ड के लिए। रजत बोल रहा है सर स्टैचू। अरे 2 मिनट की गेम रह गई है, 2 मिनट की गेम। जब डब्ल्यूटीओ स्टार्ट ही कर दिया,
देखो जी मैं पढ़ा के आ रहा हूं आपको, पहली बात तो ये सुन लो, अगली जो यूनिट 3 है उसके कहीं बीच का टॉपिक है ये, लेकिन मैं अगली यूनिट में आपको बता दूंगा कि कहां का टॉपिक है, अभी सिर्फ तुम नॉलेज ले लो, ठीक है। माधव देवी वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ भी कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। वर्ल्ड बैंक एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो लॉन्ग टर्म लोन देता है दुनिया को, मतलब अपने मेंबर्स को। आईएमएफ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो शॉर्ट टर्म लोन देता है अपने मेंबर्स को, राइट। ओके चलो जी, स्ट्रक्चर ऑफ डब्ल्यूटीओ देख लो। डब्ल्यूटीओ के बारे में कुछ लिखा है तो पहली बात आप देखोगे, जैसे एक आरबीआई है, आरबीआई का हेड कौन होता है? गवर्नर। ऐसे डब्ल्यूटीओ है, डब्ल्यूटीओ का हेड होता है डायरेक्टर जनरल। डब्ल्यूटीओ का हेड कौन होता है? डायरेक्टर जनरल। और इसका एक सेक्रेटरीट भी है। सेक्रेटरीट का मतलब होता है हेडक्वार्टर। हेडक्वार्टर मतलब हेड ऑफिस। इसका हेड ऑफिस कहां है? अभी बताया था, जहां पर सब लोग घूमना चाहते हैं, जेनेवा। जेनेवा कहां है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड कहां है? यूरोप में, ठीक है। पूरे डब्ल्यूटीओ को समझोगे तो इसमें 3 टुकड़े हैं। डब्ल्यूटीओ के 3 टुकड़े हैं। इट हैज 3 टियर सिस्टम ऑफ डिसीजन मेकिंग। डब्ल्यूटीओ में, जैसे 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज में आपने पढ़ा होगा, मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। ऐसे यहां पर 3 लेवल होते हैं। डब्ल्यूटीओ के अंदर जो बंदे बैठे हैं उनके 3 लेवल है। प्रिया की कसम मत दे निखिल, अरे प्रिया की कसम, रुक जाओ, 2 मिनट का, बस 2 मिनट का, 2 मिनट का, 1 मिनट का रह गया, 2 मिनट का नहीं, 2 मिनट तो तब बोला था, 1 मिनट रह गया। लो जी, ये लो जी, ये 3 लेवल है, ये सुन लो, कहानी खत्म क्लास की। एक टॉप लेवल है जिसे फर्स्ट लेवल बोलते हैं, फिर सेकंड लेवल है, फिर थर्ड लेवल है। 3 लेवल है। टॉप लेवल का नाम है मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस, सेकंड लेवल का नाम है जनरल काउंसिल, थर्ड लेवल का नाम है गुड्स काउंसिल, सर्विस काउंसिल और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी काउंसिल। इसको छोड़ दो, मतलब डब्ल्यूटीओ गुड्स, सर्विस और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट तीनों में डील करेगा, तो उसकी भी एक काउंसिल बना रखी है। 3 लेवल है भाई। इनके काम क्या क्या है देख लो। कहता है कि जितने भी मैटर है, ऑल मैटर्स पे डिसीजन लेने का काम, डिसीजन लेने का काम मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस करती है। एमसीक्यू आ जाता है, ठीक है। अंडर एनी ऑफ मल्टीलेटरल डिसाइड कौन करेगी? टॉप लेवल की। और दोस्तों 2 साल में एक बार इसकी मीटिंग होती है। पेपर में क्वेश्चन आता है, डब्ल्यूटीओ, गीता जोशी की कसम कल करा देना। हाँ चलो, गीता जोशी की कसम दे दी तो कल करा दूंगा, ठीक है। फ्यूचर से ये कह रहा है सर अब तो आप पढ़ाओ, नेक्स्ट राउंड टुमारो। इतना सा रह गया यार, इतना सा रह गया, बस ये लास्ट स्लाइड पढ़ा रहा हूं, खत्म कहानी, खत्म 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 खत्म, ठीक है। लैग आ गया था, चला गया मुझे पता है, इसलिए मैं रुक गया था बीच में, समझे। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि डब्ल्यूटीओ की मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग कब होती है? तो 2 साल में एक बार, हर साल भी नहीं होती, 2 साल में एक बार मिलते हैं लोग, जो भी टॉप लेवल पे बैठे होते हैं। चलो जी, मिडिल लेवल वाले, ये 1 साल में बहुत बार मिलते हैं। जब इनका मन करता है कहते हैं मीटिंग रख लो, मन करता है मीटिंग रख लो। तो सेवरल टाइम्स इन अ ईयर, ठीक, कहां मिलते हैं? जेनेवा के हेडक्वार्टर में मिलते हैं। इट ऑल्सो मीट्स एट ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी एंड द डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। देखो जी, कहते हैं जो जनरल काउंसिल है इसमें ट्रेड पॉलिसी को रिव्यू किया जाता है। तो बेसिकली जो भी इंटरनेशनल ट्रेड की पॉलिसी बनाई है तो रिव्यू यहीं होगी। पॉलिसी तो ऑब्वियसली ये बनाएंगे, लेकिन रिव्यू यहां पर होती है और डिस्प्यूट को सेटलमेंट यहीं किया जाता है। 2 देशों के बीच में लड़ाई हो गई, बांग्लादेश बोल रहा है अमेरिका ने मुझसे तोते खरीद लिए, अमेरिका ने पैसे नहीं दिए, तो यहां डिस्प्यूट सेटल किया जाएगा। ये देखेगी जनरल काउंसिल कि असली में तोते खरीदे थे नहीं खरीदे थे, ठीक है, पता लगाएगी। सर एक बार क्वेश्चन दिखा दो कैसे बनेंगे, अदम्य अरविंद जी बोल रहे हैं। हाँ भाई हाँ, तेरे लिए सब कुछ करेंगे मेरी जान। फिर थर्ड नंबर की काउंसिल है, इसमें 3 काउंसिल है। थर्ड लेवल पे 3 काउंसिल है, ध्यान रखना, गुड्स की अलग, सर्विस की अलग और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की अलग। तो दीज काउंसिल्स रिपोर्ट टू द जनरल काउंसिल, यानी ये सारी काउंसिल इसको रिपोर्ट करती हैं। बात बात पर मान लो ये सब इंस्पेक्टर है तो ये इंस्पेक्टर है, तो इसको रिपोर्ट करेगी, ठीक है। और आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग द इंप्लीमेंटेशन ऑफ डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट। ये देखो जी, एग्रीमेंट यहां बनेगा, रिव्यू यहां होगा, ये देखेंगे जो एग्रीमेंट बना है वो इंप्लीमेंट हुआ कि नहीं। ये कमिश्नर है, ये इंस्पेक्टर है, ये हवलदार है। ये हवलदार सड़क पे देखेगा लोग रूल मान रहे नहीं मान रहे, ठीक है। ओके, तो डब्ल्यूटीओ के एग्रीमेंट कंट्रीज ने माने या नहीं माने, जो भी रेस्पेक्टिव एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन में बनाए हैं
मतलब अलग अलग एरिया के लिए अलग अलग रूल होता है, स्पेशलाइज रूल होता है, वो लोग मान रहे हैं या नहीं मान रहे, ये देखिएगा। कहानी खत्म हो गई WTO की, ठीक है। ये छोटा सा टॉपिक था यूनिट 3 का, लेकिन इसको बाद में बताऊंगा कि कहां था फिट ये, बस आप इतना ध्यान रखना। इसके ऊपर एक क्वेश्चन है आपसे, प्यारा प्यारा क्वेश्चन, अब मजा आ जाएगा आपको। क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं, देखो दोस्तों। कहता है, आपसे ही कहता है, मुझसे तो कुछ नहीं कहता। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कल्मिनेटेड, कल्मिनेटेड का मतलब होता है बनाया जाना, स्टैब्लिश, सेटअप इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सेट करने के लिए क्या बनाया गया, कहां कुछ हुआ। तो बेसिकली सेटअप तो एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है, मतलब क्या हुआ, क्या किया गया। तो भाई साहब यहां पर उरुग्वे राउंड किया गया। कौन सा राउंड, उरुग्वे। उरुग्वे राउंड का मतलब यहां मीटिंग्स के बहुत सारे राउंड हुए थे, उसको उरुग्वे राउंड बोलते हैं। उरुग्वे देश के अंदर मीटिंग्स हुई है, और अक्षत पटेरिया ने सबसे जल्दी आंसर दिया। फटाक से निकलेंगे अब, 2 क्वेश्चन और कराऊंगा। कहता है जी यहां पर 4 लाइनें लिखी हुई हैं, आप ये बता दो बस करेक्ट कौन सी है। मैं आपका टाइम बचाने के लिए सीधा करेक्ट स्टेटमेंट को रीड करना चाहता हूं, और ये लाइन है, कहता है GATT डील करता था विद गुड्स ओनली, लेकिन जो WTO है वो कवर करता है सर्विस को भी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को भी। हाँ भाई बिल्कुल सही बात है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही सही है। ठीक है जी, लास्ट क्वेश्चन क्लास का आप कराऊंगा। अच्छा जी, तुक्कम तुक्की कर रहे थे डी वाले, फैजान, नीलेश और अमन वर्मा आर द टॉपर्स। ठीक है, आ जाइए अगला। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में 4 ऑप्शन है, अब तुम पढ़ लो इसको, तुम टाइम दे दिया मैंने, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास है। जो बच्चे लीडर बोर्ड देखना नहीं चाहते वो जा सकते हैं। पीयूष नागर पोल नहीं आया होगा, मैंने जल्दी खत्म कर दिया था, सॉरी यार। अब देख लो पूरा पोल है। प्रिया शर्मा, गुंजन यादव, फ्यूचर सीए। राधा कृष्णा, आर कामत, कशिश जाट, नीलेश अग्रवाल, प्राची, चंदू भाई, अक्षत पटेरिया, पृथ्वीराज सिंह। चलो जी मेरे दोस्त, मैं ही बता देता हूं कि आप देख रहे हो WTO हैज नाउ बीन रिप्लेस बाय द गैट। गलत। अरे WTO को गैट ने रिप्लेस नहीं किया, गैट को WTO ने रिप्लेस किया है। WTO हैज इनबिल्ट मैकेनिज्म टू सेटल डिस्प्यूट अमंग मेंबर्स। कहता है WTO के पास एक इनबिल्ट मैकेनिज्म है डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए। जी हां, कौन सा कौन सा मैटर है, कौन करता है डिस्प्यूट को मैनेज। भाई साहब WTO के अंदर डिस्प्यूट को सेटल कौन करता है भाई, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है, जनरल काउंसिल नाम है। डेप्थ में भी क्वेश्चन पूछ सकता था, जी हां जनरल काउंसिल है सेकंड लेवल पे, ये डिस्प्यूट सेटलमेंट करती है। ठीक है, आगे। WTO वॉज एस्टैब्लिश्ड टू एंश्योर फ्री एंड फेयर ट्रेड इंटरनेशनली। ये इसलिए एस्टैब्लिश किया गया था कि थोड़ा वर्ल्ड के अंदर फ्री ट्रेड हो और फेयर ट्रेड हो। फ्री ट्रेड का मतलब टैक्स फ्री ट्रेड कराने की कोशिश कर रहा है, अभी हुआ नहीं है लेकिन कोशिश कर रहा है फ्री ट्रेड की। तो बी और सी दोनों सही है, डी वाले के साथ जाएंगे। चलो जी, मदारा, फैजान और समर्थ जोशी, दीज आर द टॉपर्स। आज की क्लास खत्म हुई। यहां पर आपको बता देता हूं कि नेक्स्ट क्लास के अंदर चैप्टर 9 की यूनिट 3 कराई जाएगी नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, यूनिट 3 को नेक्स्ट क्लास में ही खत्म कर लेंगे। मेरी बात सुनो जरा, 7 अगस्त है, 8 अगस्त का थर्सडे है, तो यूनिट 3 खत्म हो जाएगी। 9 अगस्त का फ्राइडे है ना, 10 और 11 को आपकी क्लास नहीं होगी। 12 अगस्त का मंडे, 13 अगस्त का ट्यूसडे। 13 अगस्त तक चैप्टर 9 खत्म हो जाएगा ये मुझे लगता है, लेकिन अगर आप चाहो तो मैं सैटरडे को क्लास भी ले लूंगा, तो 14 अगस्त तक आपका फुल कोर्स खत्म हो सकता है। लेकिन सैटरडे को मैं क्लास इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि सैटरडे को मैंने तुम्हारी क्लास रखी हुई है, वो शाम को 5:30 बजे दे दनादन MCQ रखा हुआ है ना, तो इसलिए नहीं लूंगा। लेकिन ठीक है, उसको प्लान करते हैं दोस्तों। भाई तुम्हारी तरफ से कोई प्यार की कमी नहीं रहनी चाहिए, प्यार पूरा बना रहेगा तुम्हारा तो मजा आता रहेगा। आज की क्लास में दोस्तों इतना ही।
जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल, लव यू लव यू लव यू।